आपको क्या लगता है, पैसा बचाना पावरफुल है या पैसा कमाना आसान है? अब आपके अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं। जिसके पास कोई इनकम नहीं है वो कहेगा पैसा कमाना मुश्किल है, और जिसके पास इनकम है लेकिन उसके खर्चे उसकी इनकम से ज़्यादा हैं, उसके लिए पैसा बचाना पावरफुल है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। इस ऑडियो बुक को एंड तक देखने पे आपको जवाब पता चल जाएगा। लेकिन पैसा सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो सड़क पे बैठा भिखारी हो या महल में रहने वाला राजा। तो चलो पैसे के इस गेम को समझते हैं इस बुक से, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ मनी गेटिंग। ये कोई पुरानी घिसी हुई टेक्स्ट बुक नहीं है, ये फाइनेंशियल आज़ादी का खजाना ढूंढने का मैप है। हालांकि ये बुक 1882 में लिखी गई थी, लेकिन फिर भी इसके आइडियाज़ आज भी बहुत मायने रखते हैं। शुरुआत करते हैं बुक के इंट्रो से और समझते हैं कि पैसा कमाना ज़्यादा आसान है या पैसा बचाना। अमेरिका और इंडिया में, जहाँ ज़मीन लोगों से ज़्यादा है, अच्छी हेल्थ वाले लोगों के लिए पैसा कमाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस नए फील्ड में बहुत सारे सक्सेस के रास्ते खुले हैं। इतने सारे काम हैं जो भीड़ भाड़ से दूर हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, अगर वो कम से कम फ़िलहाल के लिए किसी भी इज्जतदार ऑक्यूपेशन में एंगेज होना चाहे तो उसे फ़ायदेमंद एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। जो लोग सच में इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते हैं, उन्हें बस अपने दिमाग को इस पर लगाना है और सही तरीके अडॉप्ट करने हैं, जैसे वो किसी भी दूसरी चीज़ को एकम्प्लिश करने के लिए करते हैं, और काम आसानी से हो जाता है। लेकिन जितना आसान पैसा कमाना लगता है, उतना ही मुश्किल मैंने देखा है, और मेरे लिसनर्स भी ये मानेंगे, दुनिया में पैसा बचा के रखना है। वेल्थ की राह, जैसे डॉक्टर फ्रैंकलिन ने सही कहा है, मील तक जाने वाले रास्ते जितना ही साफ है। ये बस इतना सिंपल है कि हम जो कमाते हैं उससे कम खर्च करें। ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम लगती है ना? मिस्टर बेकॉबर, जो डिकन्स के जेनियल क्रिएशंस में से एक हैं, ने इस केस को स्ट्रॉन्ग लाइट में रखा जब उन्होंने कहा कि अगर आपकी एनुअल इनकम 20 पाउंड्स हो और खर्च 20 पाउंड्स एंड 6 पेंस हो, तो वो सबसे दुखी इंसान होंगे। वहीं अगर सिर्फ 20 पाउंड्स इनकम हो और खर्च 19 पाउंड्स एंड 6 पेंस हो, तो वो सबसे खुश इंसान होंगे। बहुत से मेरे रीडर्स कहेंगे, हम ये समझते हैं ये इकनॉमी है, और हम जानते हैं कि इकनॉमी वेल्थ है। हम जानते हैं हम अपने केक को खा नहीं सकते और उसे रख भी नहीं सकते। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि शायद फेलियर के ज़्यादा केसेस इस पॉइंट पर होने वाली गलतियों से आते हैं। सच तो ये है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें इकोनॉमी के बारे में सब पता है, लेकिन असल में नहीं पता। इकोनॉमी को गलत समझा जाता है और लोग ज़िंदगी भर इस प्रिंसिपल को ठीक से समझे बिना गुजर जाते हैं। कोई कहता है मेरे पास इतनी इनकम है और यहाँ मेरा पड़ोसी है जिसके पास वही है, फिर भी हर साल वो आगे बढ़ जाता है और मैं पीछे रह जाता हूँ। ऐसा क्यों है? मुझे इकोनॉमी के बारे में सब पता है। वो सोचता है कि उसको पता है, लेकिन असल में नहीं पता। कुछ लोग सोचते हैं कि इकोनॉमी का मतलब है चीज़ पेयरिंग्स और कैंडल एंड्स बचाना, धोबी के बिल में पैसे कम कर देना और इस तरह के छोटे, गंदे और मीन काम करना। इकोनॉमी का मतलब मीननेस नहीं है। दुर्भाग्य ये भी है कि इस क्लास के लोग अपनी इकोनॉमी को सिर्फ एक डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। वो सोचते हैं कि वो इतने अद्भुत इकोनॉमिकल हैं कि जहां उन्हें $2 खर्च करने चाहिए, वहां वो आधा डॉलर बचा लेते हैं। तो वो सोचते हैं कि वो दूसरी डायरेक्शंस में फिजूल खर्ची कर सकते हैं। कुछ साल पहले, जब तक कैरोसिन ऑयल की खोज नहीं हुई थी या सोचा भी नहीं गया था, कोई भी एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग किसी भी फार्मर यानी किसान के घर रुक सकता था रात भर और एक बहुत अच्छा डिनर पा सकता था। लेकिन डिनर के बाद अगर वो सिटिंग रूम में पढ़ने की कोशिश करता तो एक कैंडल की इनएफिशिएंट लाइट के साथ पढ़ना इम्पॉसिबल होता। होस्टेस उसकी डायलेमा देखकर कहती, यहाँ शाम को पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। कहावत है, अगर आपके पास समुंदर में एक शिप हो तभी आप एक साथ 2 कैंडल जला सकते हैं। हम एक्स्ट्रा कैंडल सिर्फ एक्स्ट्रा ओकेजन्स पर ही रखते हैं। ये एक्स्ट्रा ओकेजन्स शायद साल में 2 बार होती है।
इस तरह से वो अच्छी औरत उस टाइम में 5, 6 या $10 बचा लेती है। लेकिन एक्स्ट्रा लाइट से जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो ज़रूर 1 टन कैंडल से ज़्यादा कीमती होती है। लेकिन परेशानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो सोचती है कि वो टैलो कैंडीज़ में इतनी इकोनॉमिकल है तो वो गांव जाकर 20 या $30 रिबन्स और फर्बलोज पर खर्च कर सकती है, जिनमें से कई ज़रूरी भी नहीं होते। ये गलत धारणा बिजनेसमैन में भी देखी जा सकती है और उन इंस्टेंसेस में ये अक्सर राइटिंग पेपर तक पहुंचती है। आप अच्छे बिजनेसमैन को देखेंगे जो सारे पुराने लिफाफे और स्क्रैप्स बचा लेते हैं, और अगर अवॉइड कर सकते हैं तो दुनिया के लिए भी नए पेपर के शीट को नहीं फाड़ते। वो सोचते हैं कि ये सब ठीक है। इस तरह से वो साल में 5 या $10 बचा सकते हैं। लेकिन सिर्फ नोट पेपर में इतने इकोनॉमिकल होने के कारण वो सोचते हैं कि वो टाइम वेस्ट कर सकते हैं, महंगे पार्टीज कर सकते हैं और अपने कैरेजेस चला सकते हैं। ये डॉक्टर फ्रैंकलिन के स्पिगॉट पर बचत और बंगहोल पर वेस्ट के उदाहरण की तरह है। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। पंच ने वन आइडिया क्लास के लोगों के बारे में कहा है, वो उस आदमी की तरह है जो अपने परिवार के डिनर के लिए 1 पेनी का हैरिंग फिश खरीदता है और फिर उसको घर ले जाने के लिए कोच और 4 घोड़े किराए पर लेता है। मैंने कभी भी किसी आदमी को इस तरह की इकोनॉमी का यूज़ करके सक्सीड होते हुए नहीं देखा। सही इकोनॉमी में हमेशा इनकम आउटगो से ज़्यादा बनाने में होती है। मतलब जितना पैसा आप दे रहे हो उससे ज़्यादा आप कमा रहे हो। थोड़ी देर के लिए पुराने कपड़े पहनना ज़रूरी हो तो पहन लो, नए ग्लव्स की पेयर से छुटकारा पा लो, पुरानी ड्रेस को फोल्ड करके रखो, ज़रूरत पड़ने पर सिंपल खाने पर जी लो, ताकि किसी भी एनवायरनमेंट पे किसी भी अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट के होने तक इनकम के ख़त्म होने में एक मार्जिन हो। यहाँ 1 पेनी, वहाँ $1 जो ब्याज पर रखा हुआ हो जमा होता रहता है और इस तरह से वांछित यानी डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलता है। शायद इस इकोनॉमी को हासिल करने के लिए कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक बार इसकी आदत पड़ जाने के बाद आपको इर्रेशनल खर्च करने की बजाय रेशनल बचत में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यहाँ एक नुस्खा है जो मैं रिकमेंड करता हूँ। मुझे इससे फिजूल खर्ची और स्पेशली गलत इकोनॉमी के लिए एक एक्सीलेंट क्योर मिला है। जब आपको साल के एंड में कोई सरप्लस या बोनस नहीं मिलता और फिर भी आपके पास अच्छी इनकम है, तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि कुछ कागज़ के टुकड़े लें और उन्हें एक बुक में बदल दें और हर खर्चे का आइटम मार्क डाउन करें। हर दिन या वीक में 2 कॉलम्स में पोस्ट करें, एक नेसेसिटीज़ या कंफर्ट्स के नाम से और दूसरा लग्जरीज़ के नाम, और आपको पता चलेगा कि बड़ा वाला कॉलम पहले से डबल, ट्रिपल या अक्सर 10 गुना ज़्यादा होगा। ज़िंदगी के असली कंफर्ट्स इतने कम पोर्शन में आते हैं जो हम में से ज़्यादातर लोग कमा सकते हैं। डॉक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं, ये दूसरों की आंखें हैं, हमारी अपनी नहीं, जो हमें बर्बाद करती हैं। अगर दुनिया के सब लोग अंधे हो जाएं, सिर्फ मुझे छोड़कर, तो मुझे अच्छे कपड़े या फर्नीचर की परवाह नहीं होगी। इस देश में कई लोग हम सब फ्री और इक्वल हैं दोहराना पसंद करते हैं, लेकिन ये एक से ज़्यादा सेंसेस में एक बड़ी गलती है। हम फ्री और इक्वल पैदा हुए हैं, ये एक सेंस में एक ग्लोरियस ट्रुथ यानी गौरवशाली सत्य है, लेकिन हम सब इक्वली रिच पैदा नहीं हुए हैं और कभी नहीं होंगे। कोई आदमी कह सकता है, वहाँ एक आदमी है जिसके पास पर एनम $50,000 की इनकम है, जबकि मेरे पास सिर्फ $1,000 है। मैं उसको जानता हूँ जब से वो खुद मेरे जैसे गरीब था। अब वो अमीर है और सोचता है कि वो मुझसे बेहतर है। मैं उसको दिखाऊंगा कि मैं उसके जितना ही अच्छा हूँ। मैं जाके घोड़ा और बग्गी खरीद लूँगा। नहीं, मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक किराए पर लूँगा और इस दोपहर उसी रोड पर चलूँगा जिस पर वो चलता है, और इस तरह से उसको प्रूफ कर दूँगा कि मैं उसके जितना ही अच्छा हूँ। मेरे दोस्त, आपको इतनी तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि आप उसके जितने ही अच्छे हैं। आपको सिर्फ उतना ही अच्छा बिहेव करना है जितना वो करता है।
लेकिन आप किसी को ये नहीं बता सकते कि आप उसके जितने ही अमीर हैं। वैसे भी अगर आप ये दिखावा करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं और अपना पैसा खर्च करते हैं तो आपकी बेचारी बीवी को घर पर अपनी उंगलियों को रगड़ना पड़ेगा और अपनी चाय 2 की बजाय 1 बार में खरीदना और पीना पड़ेगा, और सब कुछ उसी अनुपात में, ताकि आप अपीयरेंसेस बनाए रखें और आखिर में किसी को भी धोखा ना दे पाएं। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है, मिसेस स्मिथ कह सकती है उसके बगल वाली नेबर ने जॉनसन से उसके पैसे के लिए शादी की, और यही बात सभी कहते हैं। उसके पास एक अच्छा $1000 का ऊंट का बाल वाला शॉल है और वो स्मिथ से उसका इमिटेशन वाला शॉल खरीदने के लिए कहेगी, और वो चर्च में अपने नेबर के बिल्कुल बगल वाली सीट में बैठेगी, सिर्फ इसलिए कि वो प्रूव कर सके कि वो उसके बराबर है। मेरी प्यारी लेडी, अगर आपका वैनिटी और एनवी मतलब घमंड और ईर्ष्या आगे बढ़ जाते हैं तो आप दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इस देश में जहाँ हम बिलीव करते हैं कि मेजॉरिटी को रूल करना चाहिए, हम फैशन के मामले में उस प्रिंसिपल को इग्नोर कर देते हैं, और कुछ लोगों को जो खुद को एरिस्टोक्रेसी यानी अमीर कहते हैं एक फॉल्स स्टैंडर्ड ऑफ परफेक्शन सेट करने देते हैं, और उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने की कोशिश में हम हमेशा खुद को गरीब रखते हैं। हम सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए खोदते रहते हैं। कितनी समझदारी वाली बात होगी अगर हम खुद के लिए एक लॉ बनाएं और कहें हम अपने आउटगो यानी खर्चों को अपनी इनकम से रेगुलेट करेंगे, और एक रेनी डे यानी मुश्किल दिनों के लिए कुछ बचा के रखेंगे। लोगों को पैसे के लेन देन के सब्जेक्ट पर उतने ही सेंसिबल होने चाहिए जितना कि किसी और सब्जेक्ट पर। लाइक कॉजेज लाइक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। आप गरीबी की रोड लेकर लक एक्युमुलेट नहीं कर सकते। किसी पुजारी की जरूरत नहीं है हमें ये बताने के लिए कि जो लोग अपनी मीन्स या इनकम के अकॉर्डिंग फुली जीते हैं यानी पूरा खर्च कर देते हैं इस लाइफ में बिना किसी रिवर्स थॉट के, वो कभी भी पेकुनियरी इंडिपेंडेंस अटेन नहीं कर सकते। हर इंसान को जिन्हें हर इच्छा और मन की बात पूरी करने की आदत हो जाती है, शुरुआत में अपने अलग अलग बेहुदा खर्चों में कमी करना मुश्किल लगेगा, और उन्हें ये बहुत बड़ा त्याग लगेगा कि वो जितने बड़े घर में रहने के आदी हैं उससे छोटे घर में रहें। कम कीमती फर्नीचर, कम लोगों के साथ, कम कीमती कपड़े, कम नौकर, कम बॉल्स, पार्टीज, थिएटर जाना, कैरेज में घूमना, मस्ती के लिए ट्रैवल करना, सिगार पीना, शराब पीना और दूसरे फिजूल खर्चों से गुजरना। लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर वो ज़मीन का टुकड़ा यानी कुछ छोटी रकम की बचत करके देखते हैं जिसे वो या तो ब्याज पर रखें या ज़मीन में अच्छी तरह लगा दें, तो वो ये देखेंगे कि अपनी छोटी सी अमाउंट में बार बार पैसे जोड़ने में और ये सब करने से जो बचाने की आदत पड़ जाती है उन्हें उसमें बहुत मज़ा आता है। पुराने कपड़े, पुरानी टोपी और ड्रेस से काम चल जाएगा। क्रॉटन या स्प्रिंग का पानी शैंपेन से ज़्यादा अच्छा लगता है। ठंडे पानी से नहाना और तेज वॉक करना ज़्यादा खुशी देने वाला साबित होगा। महंगी गाड़ी में घूमने से घर पर बैठकर बातचीत करना, फैमिली सर्कल में शाम बिताना या 1 घंटे फैमिली के साथ हंट द स्लिपर और ब्लाइंड मैन्स बफ खेलना $50 या $500 की पार्टी से ज़्यादा अच्छा है। जब खर्चा कम करने का मज़ा जानने वाले लोग ये सोचते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा बचता है। हजारों लोग गरीब हैं और हजारों लोग तब भी गरीब बन जाते हैं जब वो ज़िंदगी भर अच्छे से गुजारा करने के लिए बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी गुजारने की योजना बहुत ज़्यादा खर्चे वाली बनाते हैं। कुछ परिवार हर साल $20,000 खर्च करते हैं और कुछ और भी ज़्यादा। वो लोग कम में जीना नहीं जानते होंगे, जबकि दूसरे उस अमाउंट के 20वें में ज़्यादा अच्छा आनंद लेते हैं। सुख दुख से ज़्यादा कठिन होता है, खासकर से अचानक आने वाला सुख। आसान आया, आसान गया, ये पुरानी और सच्ची कहानी है। घमंड और दिखावे की बीमारी।
जब इन्हें पूरे जोर से चलने देते हैं तो ये वो कभी ना खत्म होने वाला कीड़ा बन जाता है जो आदमी की दुनियावी संपत्ति, छोटी या बड़ी, 100 या लाखों में हो, सब कुछ खा जाता है। बहुत से लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वो अपनी सोच को बढ़ा देते हैं और फिजूल खर्चे शुरू कर देते हैं। ये तब तक चलता है जब तक उनका खर्चा उनकी कमाई को खा नहीं जाता और वो दिखावा करने और धूम मचाने के अपने बेवकूफ़ाना प्रयास में बर्बाद हो जाते हैं। मैं एक अमीर आदमी को जानता हूँ जो ये कहता है कि जब वो पहली बार जिंदगी में आगे बढ़ा तब उसकी पत्नी को एक नया और शानदार सोफ़ा चाहिए था। वो सोफ़ा, वो कहता है, मुझे $30,000 में पड़ा। जब सोफ़ा घर पहुंचा तो उसके साथ मिलने वाली कुर्सियां लेनी जरूरी हो गई, जिनके साथ मिलने वाले साइड बोर्ड्स, कारपेट्स और टेबल्स मैच करने के लिए लेने पड़े। और इसी तरह पूरा फर्नीचर पैसे खत्म होने तक चलता रहा। जब आखिर में पता चला कि घर खुद ही बहुत छोटा और पुराना फैशन का है, ये नए फर्नीचर के लिए और नए सामान से मिलने के लिए एक नया घर बनाना पड़ेगा। इस तरह मेरे दोस्त ने ये जोड़ते हुए कहा, उस अकेले सोफे की वजह से 30,000 का खर्चा हो गया और नौकर, गाड़ी और एक अच्छे एस्टेब्लिशमेंट को चलाने में ज़रूरी खर्चे के रूप में मुझ पर $11,000 का सालाना खर्च डाल दिया। जबकि 10 साल पहले हम ज़्यादा आराम से थे, इसलिए कि कम टेंशन में उतने ही $100 में गुजारा करते थे। सच ये है, वो आगे बोला, वो सोफ़ा मुझे बर्बादी की तरफ ले जाता अगर मेरी आगे बढ़ने की एक ऐसी वजह ना होती जो कभी ना हो, और अगर मैंने शो ऑफ करने की ख्वाहिश को रोक ना दिया होता। जिंदगी में सफलता की नींव अच्छी सेहत है और वो बुनियाद है जिस पर किस्मत का महल बनता है। ये खुशी का बेस भी है। बीमारी में आदमी वेल्थ नहीं कमा सकता, उसमें ना तो हौसला होता है, ना ही वो वजह और ना ही जोर यानी फोर्स। ये बात बिल्कुल सही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सेहत खराब है और वो कुछ नहीं कर सकते। आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे लोग वेल्थ कमा लेंगे, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनकी सेहत खराब है पर ऐसा होने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। अगर हेल्थ ही ज़िंदगी में सक्सेस और खुशी की नींव है तो ये कितना ज़रूरी है कि हम हेल्थ के रूल्स का नॉलेज रखें। ये तो प्रकृति के रूल्स का ही दूसरा नाम है। हम जितना ज़्यादा कुदरत के कानून के पास रहते हैं उतना ही हम अच्छी सेहत के करीब होते हैं। और फिर भी कितने लोग हैं जो एक्सपेरिमेंटल रूल्स पर फोकस नहीं देते, बल्कि उनको पूरा फॉलो नहीं करते। ये अपनी खुद की एक्सपेरिमेंटल विश के खिलाफ भी होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि अनजाने में पाप को कभी माफ़ नहीं किया जाता है। जब बात कुदरत के रूल्स तोड़ने की आती है, उनका तोड़ना हमेशा सजा देता है। एक बच्चा अपनी उंगली आग में डाल देता है, ये जाने बिना कि वो जलेगी, और इस तरह दुख भोगता है। फिर पश्चाताप भी दर्द को रोक नहीं सकता। हमारे बहुत से पूर्वज हवा बदलने के सिद्धांतों के बारे में बहुत कम जानते थे। वो ऑक्सीजन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, चाहे वो किसी और गेम से एक्विटेंट हो। और इस वजह से वो अपने घर बहुत छोटे 7-8 फुट के बेडरूम्स के साथ बनाते थे। और ये अच्छे पुराने धार्मिक पुरितन्स अपने आप को इनमें से एक कमरे में बंद कर लेते थे, अपनी प्रेयर करते और सो जाते। सुबह वो रात भर अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते थे, और किसी के पास शुक्रिया देने के ज़्यादा अच्छे कारण नहीं थे। शायद खिड़की या दरवाजे में कोई बड़ी दरार थोड़ी ताज़ी हवा अंदर आने देती थी और इस तरह उन्हें बचा लेती थी। बहुत से लोग जानते हुए भी अपनी इच्छाओं के खिलाफ कुदरत के नियमों का उल्लंघन करते हैं, सिर्फ फैशन के लिए। मसलन एक चीज़ है जिसे जिंदा चीज़ में से कोई भी एक गंदे कीड़े को छोड़कर कभी भी स्वाभाविक रूप से प्यार नहीं करता, और वो है तंबाकू। फिर भी कितने लोग हैं जो इस स्वाभाविक इच्छा को बनाते हैं और तंबाकू के लिए ये जमी हुई नफरत को जीत लेते हैं, इतनी तकदीर में कि वो उससे प्यार करने लगते हैं। वो एक जहरीली घटिया घास पे कब्जा कर लेते हैं
या वो उन्हें मजबूत पकड़ लेता है। यहाँ शादीशुदा मर्द है जो घर की कारपेट और फ्लोर पर और कभी कभी अपनी बीवियों पर भी तंबाकू का पानी थूक देते हैं। वो नशे में धुत आदमियों की तरह अपनी बीवियों को घर से बाहर नहीं निकालते, लेकिन मुझे कोई शक नहीं कि उनकी बीवियां अक्सर ये चाहती हों कि वो घर से बाहर होती। एक और ख़तरनाक बात यह है कि ये आर्टिफिशियल विश जेलसी की तरह जिस चीज़ से पलती है उससे बढ़ती है। जब आप उस चीज़ से प्यार करते हैं जो एक स्वाभाविक है, तो नुकसानदेह चीज़ के लिए ज़्यादा इच्छा पैदा होती है। जिस चीज़ से कोई नुकसान नहीं होता उसके लिए होने वाली स्वाभाविक इच्छा यानी नेचुरल डिज़ायर से ज़्यादा। एक पुरानी कहानी है जो ये कहती है कि आदत इंसान का दूसरा नेचर है, लेकिन एक आर्टिफिशियल आदत प्रकृति के ज़्यादा मजबूत होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पहले से तंबाकू खाने वाला आदमी लो, तंबाकू के लिए उसका प्यार किसी भी खास किस्म के खाने के लिए उसके प्यार से ज़्यादा मजबूत होता है। वो रोस्ट बीफ को छोड़ना ज़्यादा आसान समझता है तंबाकू को छोड़ने से। छोटे लड़के ये अफसोस करते हैं कि वो मर्द नहीं हैं। वो चाहते हैं कि वो रात को लड़के सोए और सुबह मर्द बनकर जागे, और ये करने के लिए वो अपने सीनियर्स की बुरी आदतों की नकल करते हैं। छोटे टॉमी और जॉनी देखते हैं कि उनके पिता या चाचा सिगरेट पीते हैं और वो बोलते हैं, अगर मैं ये कर सकता तो मैं भी आदमी होता। अंकल जॉन बाहर गए हैं और अपनी तंबाकू की सिगरेट छोड़ गए हैं। ये हम भी कभी ट्राई करते हैं। वो एक माचिस लेकर उसे जलाते हैं और फिर सिगरेट पीते हैं। हम सिगरेट पीना सीखेंगे, क्या तुम्हें ये पसंद है जॉनी? दूसरा लड़का उदासी से जवाब देता है, ज़्यादा नहीं, ये करेला लगता है। थोड़ी देर में वो पीला पड़ जाता है, लेकिन वो जोर देता है और जल्द ही वो फैशन की बीड़ी पर बलि चढ़ने की कुर्बानी देता है। लेकिन ये लड़के उस पर बने रहते हैं और तब तक इस्तेहार करते हैं जब तक कि वो अपनी स्वाभाविक इच्छाओं पर जीत हासिल नहीं कर लेते और ये पर्याप्त आदतों के शिकार हो जाते हैं। मैं किताब के मुताबिक बोलता हूँ क्योंकि मैंने इसके असर खुद पर देखे हैं। जब मैं एक दिन में 10 या 15 सिगरेट पीने लग गया था, हालांकि मैंने पिछले 14 सालों में इस बेकार चीज़ का यूज़ नहीं किया है और आगे कभी नहीं करूँगा। जितना ज़्यादा आदमी सिगरेट पीता है उतना ही वो सिगरेट पीने की तमन्ना करता है। आखिरी सिगरेट पे सिर्फ दूसरी सिगरेट की इच्छा जागती है और इसी तरह लगातार पीने की इच्छा। तंबाकू खाने वाले को ही ले लो। सुबह जब वो उठता है तो वो अपने मुंह में एक चुटकी रख लेता है और उसे सारा दिन वहाँ रखता है। उसे सिर्फ तब ही निकालता है जब या तो वो नया क्विड यानी तंबाकू लेने के लिए उसे बदलता है या जब वो खाना खाने जाता है। हाँ जी, दिन और शाम के बीच बहुत से चबाने वाले क्विड को निकालकर हाथ में इतने ही टाइम के लिए रखते हैं कि वो शराब पी सके और फिर वो वापस मुंह में चला जाता है। ये सिर्फ ये साबित करता है कि शराब की इच्छा तंबाकू से भी ज़्यादा मजबूत है। जब तंबाकू खाने वाला आदमी आपके घर के गार्डन में जाता है और आप उसे अपना अंगूर का बाग और फूलों का घर और अपने बाग की सुंदरता दिखाते हैं, जब आप उसे कुछ ताजे पुख्ता फल देते हैं और कहते हैं, मेरे दोस्त, मुझे यहाँ सबसे टेस्टी सेब, नाशपाती, आलू और खुबानियाँ यानी एप्रिकॉट्स मिली है। मैंने उन्हें स्पेन, फ्रांस और इटली से मंगाया है। जरा उन अंगूरों को देखो। पुख्ता फल से ज़्यादा स्वादिष्ट और ज़्यादा सेहतमंद कुछ नहीं है। इसलिए आप खुद को इन चीज़ों से आनंद देने में मेरी हेल्प करें। मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों का टेस्ट लें। वो क्विड यानी तंबाकू को अपनी जीभ के नीचे घुमाएगा और जवाब देगा, नहीं शुक्रिया, मेरे मुंह में तंबाकू है। उसके मुंह का टेस्ट इस खतरनाक घास से सुन्न हो चुका है और वो ज़्यादातर फलों का सुखदायक और लाजवाब स्वाद खो चुका है। ये दिखाता है कि आदमी कितनी बार बेकार और हानिकारक आदतों में पड़ जाता है। मैं अपने अनुभव यानी एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। मैंने इतनी सिगरेट पी है कि मैं कांपने लगता था जैसे कोई एस्पेन पेड़ पे पत्ता हो।
मेरा खून सर पर चढ़ गया था और मुझे दिल की धड़कन फील होती थी, जिसे मैंने सोचा था कि ये दिल की बीमारी है। मैं लगभग डर से मर गया था। जब मैंने अपने डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने कहा, तंबाकू खाना छोड़ दो। मैं ना सिर्फ अपनी सेहत खराब कर रहा था और बहुत सा पैसा खर्च कर रहा था, बल्कि मैं एक खराब मिसाल दे रहा था। दुनिया में कोई भी यंग आदमी कभी भी इतना हैंडसम या कूल नहीं लगता जितना वो समझता है कि 15 रुपए की सिगरेट या तंबाकू के साथ लगता है। ये टिप्पणियाँ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स के यूज़ पर 10 गुना ज़्यादा लागू होती है। पैसे बनाने के लिए एक क्लियर ब्रेन की ज़रूरत होती है। एक आदमी को ये देखना पड़ता है कि 2 और 2 4 बनते हैं। उसको अपने सारे प्लान्स को रिफ्लेक्शंस और फोरथॉट के साथ रखना पड़ता है और बिजनेस के हर डिटेल और इन्स एंड आउट्स को क्लोजली एग्जामिन करना पड़ता है। जैसे कोई आदमी बिजनेस में सक्सीड नहीं कर सकता जब तक उसके पास प्लान्स बनाने के लिए ब्रेन ना हो और उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए रीज़न ना हो, वैसे ही चाहे किसी आदमी को इंटेलिजेंस से कितना भी दिमाग से ब्लेस्ड किया गया हो, अगर ब्रेन मडल्ड यानी अव्यवस्थित है और उसकी जजमेंट इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स जैसे शराब से बनी हुई है, तो उसके लिए बिजनेस सक्सेसफुल चलाना इम्पॉसिबल है। कितने ही अच्छे मौके गुजर गए कभी वापस ना आने के लिए, जब एक आदमी अपने दोस्त के साथ एक सोशल ग्लास पी रहा था। कितने फुलिश बार्गेन्स हुए हैं नशे के इन्फ्लुएंस में, जो टेम्परेरीली उसके विक्टिम को ये सोचने पे मजबूर करता है कि वो अमीर है। कितने इम्पोर्टेंट चांसेस को कल तक और फिर हमेशा के लिए पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि वाइन कप ने सिस्टम को लैटिट्यूड यानी अस्वाद की स्टेट में डाल दिया, जो बिजनेस में सक्सेस के लिए एसेंशियल एनर्जीज को न्यूट्रलाइज कर देता है। सच में शराब एक मौकर है। इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक को बेवरेज के रूप में यूज़ करना चाइनीज़ लोगों के ओपियम स्मोकिंग जितना ही बेवकूफ़ी है। और पहली ड्रिंक आदमी के सक्सेस के लिए उतना ही हार्मफुल है जितना कि बाद वाला। ये कभी ना खत्म होने वाली बुराई है। फिलॉसफी, रिलीजन या गुड सेंस की रोशनी में बिल्कुल इनडिफेंसिबल यानी असमर्थनीय। यह हमारे देश में लगभग हर दूसरी बुराई का पेरेंट है। डोंट मिस्टेक योर वोकेशन। अपने वोकेशन को गलत ना समझो। युवा आदमी के लिए जीवन में शुरुआत करते वक्त सबसे सुरक्षित रास्ता और निश्चित सफलता वाला रास्ता वो पेशा चुनना है जो उसकी पसंद का हो। इस बारे में माँ बाप और गार्जियंस अक्सर बहुत ज़्यादा लापरवाह यानी नेग्लिजेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बहुत आम बात है, एक पिता ये कहता है, मेरे 5 लड़के हैं, मैं बिली को पुजारी बनाऊंगा, जॉन को वकील, टॉम को डॉक्टर और डिक को किसान बनाऊंगा। फिर वो शहर में जाता है और ये देखता है कि वो सैमी का क्या करेगा। वो वापस घर आता है और कहता है, सैमी, मुझे लगता है घड़ी बनाने का काम एक अच्छा काम है। मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें वॉच मेकर बनाऊंगा। वो ये सैमी की स्वाभाविक रुझान यानी नेचुरल डिज़ायर्स या प्रतिभा की परवाह किए बिना ही करता है। हम सब बिना शक के एक अच्छे मकसद के लिए पैदा होते हैं। हमारे दिमाग में उतनी ही डाइवर्सिटी होती है जितना हमारे चेहरों में। कुछ लोग जन्म से ही नेचुरल मैकेनिक्स होते हैं, जबकि कुछ को मशीनों से बहुत नफरत होती है। 10 साल के 1 दर्जन लड़कों को एक साथ रखो और आप जल्दी ही देख लेंगे कि 2-3 मशीन और खिलौनों को तोड़ मरोड़ कर देखते रहेंगे। जब वो 5 साल के थे तो उनके पिता उन्हें खुश करने के लिए कोई ऐसा खिलौना नहीं ढूंढ पाते थे जो उन्हें पसंद आए। वो जन्म से ही मैकेनिक्स हैं, लेकिन बाकी 8-9 लड़कों में अलग अलग योग्यता है। मैं दूसरी कैटेगरी में आता हूँ। मुझे कभी भी मशीन के लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं था, बल्कि मुझे कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी से एक किस्म की घृणा है। मेरे में इतनी हिम्मत कभी नहीं थी कि मैं एक नल को खोलकर ठीक कर सकूं ताकि वो लीक ना हो।
मैं कभी ऐसा पेन नहीं बना सकता जिससे मैं लिख सकता, और न ही स्टीम इंजन के सिद्धांत को समझ सका। अगर कोई आदमी मुझ जैसा लड़का काम पर लेता और उसे वॉचमेकर बनाने की कोशिश करता, तो वो लड़का शायद 5 या 7 साल मेहनत के बाद घड़ी को खोलने और जोड़ने में समर्थ यानी कैपेबल हो सकता था। लेकिन जिंदगी भर वो मेहनत से काम करता रहेगा और अपना काम छोड़ने और अपना टाइम बर्बाद करने के हर बहाना ढूंढता रहेगा। घड़ी बनाने का काम उसके लिए घिनौना है। जब तक कोई इंसान उस काम को नहीं करता है जिसे करने के लिए उसको कुदरत ने बनाया है और जो उसके टैलेंट से मेल खाता है, तब तक वो सफल नहीं हो सकता। मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादातर लोग अपना सही पेशा ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम कई सारे ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिन्होंने अपने फील्ड को गलत चुना है, चाहे वो लोहार ही क्यों ना हो या फिर पंडित। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसे वकीलों या पुजारियों को देखा होगा जो असल में लोहार या पत्थर काटने के काम करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। सही लोकेशन चुनना भी ज़रूरी है। सही पेशा चुनने के बाद आपको सही लोकेशन चुनने पे भी ध्यान देना चाहिए। आप होटल मैनेजर बनने के लिए बिल्कुल सही हो सकते हैं, और जैसा कि कहा जाता है, होटल चलाना एक कला है। आप शायद ही किसी होटल को घड़ी की तरह चला सकते हैं और हर रोज़ 500 मेहमानों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका होटल किसी ऐसे छोटे गांव में है जहां रेलवे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो ये लोकेशन आपके लिए बर्बादी साबित हो सकती है। ये भी उतना ही ज़रूरी है जैसा कि आप किसी ऐसे बिजनेस को शुरू ना करें जहां पहले से ही उसी फील्ड में सभी ज़रूरतें पूरी हो रही हो। मुझे एक ऐसा वाक़या याद आता है जो इस बात को समझाता है। 1858 में जब मैं लंदन में था, तो मैं अपने एक अंग्रेज़ी दोस्त के साथ हॉलबॉर्न जा रहा था और वहाँ पैनी शोज़ देख रहा था। उनके बाहर बहुत बड़े बड़े कार्टून लगे हुए थे जो सिर्फ एक पैनी देखने लायक अद्भुत चीज़ों को दिखा रहे थे। क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा बहुत शो बिजनेस लाइन में था, तो मैंने अपने दोस्त से कहा, चलो अंदर चलते हैं। जल्द ही हम खुद को उस मशहूर शोमैन के सामने पाते हैं और वो इस फील्ड में मिले अब तक के सबसे तेज इंसान साबित होते हैं। उन्होंने हमें अपनी दाढ़ी वाली औरतों, अल्बिनो और आर्मडीलो के बारे में कुछ अजीब कहानियां सुनाई, जिन पर यकीन करना हमारे लिए मुश्किल था। लेकिन हमने सोचा कि उन्हें यकीन करना ही बेहतर है बजाय इसके कि सबूत ढूंढा जाए। आखिरकार उन्होंने हमें कुछ मोम की मूर्तियों को दिखाने के लिए कहा और हमें बहुत सी गंदी और मैली मोम की मूर्तियां दिखाई जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जल प्रलय के बाद पानी नहीं देखा था। आपकी इन मूर्तियों में इतना अद्भुत क्या है? मैंने पूछा। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इतना व्यंग्यात्मक यानी सरकास्टिक ना बोले, उन्होंने जवाब दिया। सर, ये मैडम टुडास की मोम की मूर्तियां नहीं हैं। ये सोने और चांदी के तारों और नकली हीरो से सजी हुई हैं और नक्शों और तस्वीरों से बनाई गई हैं। मेरी ये मूर्तियां सीधे जिंदगी से ली गई हैं। जब भी आप इन मूर्तियों में से किसी एक को देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप किसी जिंदा इंसान को देख रहे हैं। उन पर लापरवाही से नजर डालते हुए मैंने एक को हेनरी 8 का लेबल लगा देखा और थोड़ा उत्सुक होते हुए ये देखकर कि वो जिंदा कंकाल कैल्विन एडिसन जैसा दिखता है, मैंने पूछा, क्या आप इसे हेनरी द 8th कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल सर, इसे हैम्पटन कोर्ट में उनके महामहिम के खास आदेश पर जिंदगी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। ऐसे ही किसी दिन अगर मैंने मना किया होता तो शायद दिन का समय भी बिता देते। मैंने कहा, हर कोई जानता है कि हेनरी 8 एक मोटे और बूढ़े राजा थे और ये मूर्ति तो पतली और कमजोर है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्यों? उन्होंने जवाब दिया, अगर आप इतने लंबे समय तक वैसे ही बैठे रहते जैसे वो रहा करते थे,
तो आप भी पतले और कमज़ोर हो जाते। ऐसी दलीलों का विरोध नहीं किया जा सकता था। मैंने अपने इंग्लिश दोस्त से कहा, चलिए बाहर चलते हैं, उन्हें मत बताइए कि मैं कौन हूँ। मैं हार मान लेता हूँ, वो मुझसे जीत गए हैं। वो हमें दरवाजे तक छोड़ने आए और सड़क पर मौजूद भीड़ को देखकर चिल्लाए, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपके ध्यान को अपने मेहमान के सम्मानित चरित्र की तरफ खींचना चाहता हूँ। दूर जाते हुए हमारी तरफ इशारा करते हुए वो बोला। कुछ दिनों बाद मैंने उनसे मुलाकात की, उन्हें बताया कि मैं कौन हूँ और कहा, मेरे दोस्त, आप एक बेहतरीन शोमैन हैं, लेकिन आपने एक खराब लोकेशन चुना है। ये बात सच है सर, मुझे लगता है कि मेरे सारे टैलेंट बेकार हो रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। आप अमेरिका जा सकते हैं, मैंने जवाब दिया। आप वहाँ अपने हुनर का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अमेरिका में बहुत गुंजाइश मिलेंगी। मैं आपको 2 साल के लिए रखूँगा, उसके बाद आप अपने दम पर काम कर सकेंगे। उन्होंने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और न्यूयॉर्क म्यूज़ियम में 2 साल रहे। फिर वो न्यू ऑरलियंस चले गए और गर्मियों में घूमने वाला शो बिजनेस चलाते रहे। आज वो $60,000 के मालिक हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सही पेशा चुना और साथ ही सही लोकेशन भी हासिल की। पुरानी कहावत है, 3 बार जगह बदलना आग के जैसा ही बुरा होता है, लेकिन जब कोई आदमी आग में होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी जल्दी और कितनी बार जगह बदलता है। अवॉइड डेब्ट। युवावस्था यानी एडल्टहुड में कदम रख रहे लड़कों को कर्ज यानी डेब्ट्स में फंसने से बचना चाहिए। कर्ज एक ऐसा बोझ है जो किसी भी इंसान को नीचे गिरा सकता है। कर्ज लेना गुलामी जैसी सिचुएशन है। हमें अक्सर ऐसे कई युवा लड़के देखने को मिलते हैं जो अभी हाल ही में किशोरावस्था से बाहर निकले हैं और कर्ज में फंसे हुए हैं। ऐसा इंसान अपने किसी दोस्त से मिलता है और कहता है, देखो मुझे नए कपड़ों के लिए उधार मिल गया है। वो इन कपड़ों को मानो गिफ्ट समझ लेता है। हालांकि कई बार ऐसा ही होता है, लेकिन अगर वो कर्ज चुकाने में कामयाब हो जाता है और फिर से उधार ले लेता है तो वह एक ऐसी आदत डाल रहा है जो उसे जिंदगी भर गरीबी में रखेगी। कर्ज इंसान का आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन लेता है और उसे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर देता है। वहीं कड़ी मेहनत करके कमाए हुए पैसों को खा पीकर या पहनकर खत्म कर देता है, और तब जब उससे पैसे वापस मांगे जाते हैं तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। इसे सही मायने में मुर्दे के घोड़े के लिए काम करना कहा जाता है। मैं उन बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ जो उधार लेकर सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, या उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो किसी चीज़ को खरीदने के लिए उधार लेते हैं ताकि उसे बेचकर मुनाफा कमा सकें। एक बूढ़े आदमी ने अपने किसान बेटे को कहा, जॉन, कभी भरोसे के लायक मत बनो, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज़ के लिए भरोसा दिया जाता है तो वह खाद के लिए हो, क्योंकि इससे तुम्हें उसे चुकाने में मदद मिलेगी। कहने का मतलब है कि अगर आप उधार किसी ऐसी चीज़ के लिए लेते हैं जो आपको बाद में पैसा कमा के देगी तो ये उधार लेना सही है। जैसे ज़मीन खरीदने के लिए थोड़ा उधार लेना कुछ मामलों में ठीक हो सकता है। मिस्टर बीचर ने युवाओं को सलाह दी कि अगर वे ज़मीन खरीदने के लिए थोड़ा उधार ले सके तो ज़रूर ले, खासकर ग्रामीण इलाकों मतलब गांव में। उन्होंने कहा, अगर कोई आदमी सिर्फ ज़मीन खरीदने के लिए थोड़ा उधार लेता है और फिर शादी कर लेता है तो ये दोनों चीज़ें उसे सही रास्ते पर रख सकती हैं, वरना कुछ नहीं। हालांकि ये बात कुछ हद तक ही सही है, लेकिन खाने पीने और पहनने के लिए उधार लेने से बचना चाहिए। कुछ परिवारों में दुकान से उधार लेने की मूर्खतापूर्व आदत होती है। इस तरह वो अक्सर ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें एक्चुअल में ज़रूरत नहीं होती।
क्रेडिट देने वाले कभी कर्ज भूलते नहीं हैं। ये कहना कि मुझे 7 दिन का उधार मिला है और अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो लेनदार यानी लैंडर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो कागज़ को उतना अच्छे से याद रखता है जितना कि क्रेडिट देने वाले। जब 60 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपको बिल भरना पड़ेगा। अगर आप बिल पे नहीं करते हैं तो आप अपना वादा तोड़ देंगे और शायद किसी झूठ का सहारा भी लेंगे। आप कोई बहाना बना सकते हैं या कहीं और से उधार लेकर उसका भुगतान यानी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इससे आप और भी ज़्यादा उलझ जाएंगे। हॉरेटियो एक अच्छा दिखने वाला आलसी लड़का था जो प्रशिक्षु मतलब एज अ ट्रेनी काम करता था। एक दिन उसका नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर बोला, होराटियो, क्या तुमने कभी घोंघा यानी स्नेल देखा है? मुझे लगता है मैंने देखा है, उसने धीमे आवाज में कहा। तो तुम उससे जरूर मिले होंगे, उसके बॉस ने कहा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुमने कभी उसे हराया नहीं होगा। आपका लैंडर आपसे जरूर मिलेगा या आपको हरा देगा और कहेगा, अब मेरे दोस्त, आपने मुझे पेमेंट करने के लिए सहमति यानी एग्रीमेंट दी थी और आपने ऐसा नहीं किया। आपको मुझे अपना पैसा देना होगा। आप ब्याज सहित अपने पैसे देते हैं और ये आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। ये एक मरा हुआ घोड़ा है। लैंडर रात को सो जाता है और सुबह उठता है तो पहले की रात से बेहतर स्थिति में होता है, क्योंकि रात के दौरान उसका ब्याज बढ़ गया है। लेकिन आप सोते समय गरीब होते जा रहे हैं क्योंकि आपके खिलाफ ब्याज जमा हो रहा है। पैसे कुछ मामलों में आग की तरह होते हैं। ये एक बहुत अच्छा नौकर है लेकिन एक भयानक मालिक है। जब आपके पास इसका मालिक होने की सिचुएशन आती है, जब ब्याज मतलब इंटरेस्ट लगातार आपके खिलाफ जमा हो रहा है, तो ये आपको सबसे खराब तरह की गुलामी में बनाए रखेगा। लेकिन अगर आप पैसा अपने लिए काम पर लगाएं तो आपके पास दुनिया के सबसे समर्पित नौकर होगा। ये कोई आँख का नौकर नहीं है। कोई भी चेतन या अवचेतन वस्तु उतनी ईमानदारी से काम नहीं करेगी जितना पैसा। जब उसे ब्याज पर रखा जाता है, अच्छी तरह से सुरक्षित किया जाता है। ये रात दिन और चाहे मौसम शुष्क हो या बरसाती काम करता रहता है। मैं कठोर कानून मतलब स्ट्रिक्ट लॉ वाले स्टेट कनेक्टिकट में पैदा हुआ था, जहाँ पुराने पुरिटन लोगों के कानून इतने सख्त थे कि ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने रविवार को अपनी पत्नी को चूमने के लिए एक जुर्माना लगाया था। फिर भी ये अमीर पुराने प्यूरिटन हजारों डॉलर ब्याज पर रखते थे और शनिवार की रात को एक निश्चित राशि यानी फिक्स्ड अमाउंट के मालिक होते थे। रविवार को वे चर्च जाते थे और क्रिश्चियन के सभी ड्यूटीज पूरे करते थे। फिर भी ये अमीर पुराने पुरिटन लोग हजारों डॉलर ब्याज पर रखते थे और सैटरडे की रात को एक निश्चित राशि यानी फिक्स्ड अमाउंट के मालिक होते थे। संडे को वो चर्च जाते थे और एक ईसाई के सभी कर्तव्यों को पूरा करते थे। मंडे की सुबह उठने पर वो खुद को सैटरडे रात की तुलना में काफ़ी अमीर पाते थे, सिर्फ इसलिए कि उनके द्वारा ब्याज पर रखा गया पैसा पूरे संडे लॉ के अकॉर्डिंग उनके लिए ईमानदारी से काम करता रहा था। इसे अपने खिलाफ काम न करने दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जहाँ तक पैसों का सवाल है, जीवन में सफल होने का कोई मौका नहीं है। जॉन रोडोल्फ सन की वर्जनेई ने एक बार कांग्रेस में कहा था, मिस्टर स्पीकर, मैंने फिलोसोफरों के पत्थरों मतलब अमीरों के रहस्य की खोज कर ली है। जितना कमाओ उतना ही खर्च करो। ये वाकई में किसी भी एल्केमिस्ट द्वारा खोजे गए फिलोसोफरों के पत्थरों से कहीं ज़्यादा अच्छा है। प्रिजर्व। जब कोई इंसान सही रास्ते पे होता है तो उसे दृढ़ रहना चाहिए। कुछ लोग जन्म से ही थके हुए पैदा होते हैं, नेचुरल तरीके से आलसी होते हैं
और उनमें कोई भी आत्मनिर्भरता और दृढ़ता नहीं होती है। इसलिए मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन वो इन क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं, जैसा कि डेविड क्रॉकेट ने कहा था। ये बात याद रखना, जब मैं मर जाऊँ सुनिश्चित करें, मतलब श्योर हो जाए कि आप सही हैं, फिर आगे बढ़े। ये आगे बढ़ने की आदत है। ये हताशा या निराशा को आप पर हावी न होने देने का दृढ़ संकल्प है, ताकि आप फ्रीडम के स्ट्रगल में अपनी एनर्जी को कम न करें, जिसे आपको डेवलप करना चाहिए। कितने लोग अपने महत्वाकांक्षा के लक्ष्य यानी गोल के एम्बिशन तक लगभग पहुंच चुके होते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास खो देने के कारण उन्होंने अपनी एनर्जी कम कर दी है और सुनहरे प्रकाश यानी गोल्डन प्राइज को हमेशा के लिए खो देते हैं। ये अक्सर सच होता है। जैसा कि शेक्सपियर कहते हैं, इंसानों के कामों में ज्वार होता है, जिसे अगर बुरे टाइम के लिए लिया जाए तो भाग्य की ओर ले जाता है। देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन विच टेकन एट द फ्लड लीड्स टू द फॉर्च्यून। अगर आप हिचकिचाते हैं तो कोई हिम्मत वाला आदमी आपके सामने से निकल जाएगा और इनाम ले जाएगा। सुलेमान की कहावत याद रखें, वो कंगाल हो जाता है जो ढीले हाथ से काम करता है, लेकिन मेहनती का हाथ धनवान बनता है। दृढ़ता कभी कभी आत्मनिर्भरता का ही दूसरा शब्द होता है। बहुत से लोग स्वाभाविक रूप से जिंदगी के अंधेरे प्रकाश को देखते हैं और परेशानी उधार ले लेते हैं। वो इसी तरह पैदा हुए हैं, फिर वो सलाह मांगते हैं और वो एक हवा से चलेंगे और दूसरी हवा से उड़ाए जाएंगे, लेकिन अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकेंगे। जब तक आप ऐसा नहीं कर पाते कि आप खुद पर भरोसा कर सके, तब तक आपको सक्सेसफुल होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आर्थिक यानी इकोनॉमिकल उलटफेर का सामना किया है और उन्होंने पूरी तरह से आत्महत्या कर ली है, क्योंकि उन्हें लगा कि वो कभी भी अपने दुर्भाग्य से उबर नहीं पाएंगे। लेकिन मैं कुछ दूसरे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने ज़्यादा सीरियस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स का सामना किया है और उन्होंने दृढ़ता के बल पर ही इन कठिनाइयों को पार कर लिया है, इस दृढ़ विश्वास से सहायता प्राप्त की कि वे न्याय कर रहे हैं और ईश्वर बुराई पर अच्छाई से विजय प्राप्त करेगा। आप इसे जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में देखेंगे। दो जनरलों को एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों युद्ध कौशल यानी कॉम्बैट स्किल्स को समझते हैं। दोनों वेस्ट पॉइंट में एजुकेटेड हैं। आप ऐसा कह सकते हैं, ये दोनों समान रूप से टैलेंटेड यानी इक्वली गिफ्टेड हैं। फिर भी एक में दृढ़ता का प्रिंसिपल है और दूसरे में इसकी कमी है। तो पहला अपने पेशे में सफल होगा, जबकि दूसरा असफल होगा। एक को एक चीख सुनाई दे सकती है, दुश्मन आ रहे हैं, उनके पास तोप है। तोप है? हिचकिचाता हुआ जनरल पूछता है। जी हाँ। तो फिर हर आदमी को रोक दो। वो सोचने के लिए टाइम चाहता है। उसका हिचकिचाना उसकी बर्बादी है। दुश्मन बिना डरे पार हो जाता है या उस पर हावी हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ साहसी, दृढ़ता और आत्मनिर्भरता वाला जनरल युद्ध में इच्छा शक्ति के साथ जाता है और हथियारों की खनखनाहट, तोपों की गूंज, घायलों की चीखों और मरने वालों की कराहों के बीच आप इस आदमी को दृढ़ता से आगे बढ़ते हुए देखेंगे। वो अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपना रास्ता काटते हुए अपने सैनिकों को धैर्य, शौर्य और जीत के हौसले के लिए इंस्पायर करेगा। जो भी आप करें पूरे जोश के साथ करें। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो जल्दी या देरी से, मौसम में या बिना मौसम के, कोई कसर ना छोड़ते हुए उस काम को 1 घंटे के लिए भी ना टालें, जिसे अभी उतने ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है जितना बाद में। एक पुरानी कहावत सच और मीनिंग से भरी हुई है। अगर कुछ भी आपके करने के लिए है तो उसे अच्छे से करो। कई लोग अपना काम पूरी तरह अच्छे से करने से पैसे कमाते हैं, जबकि उनके पड़ोसी जीवन भर गरीब रहते हैं, क्योंकि वो काम सिर्फ आधा ही करते हैं
एम्बिशन, एनर्जी, इंडस्ट्री, दृढ़ता बिजनेस में सक्सेस के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। भाग्य हमेशा साहसी का साथ देता है और कभी उस इंसान की हेल्प नहीं करता जो खुद की हेल्प नहीं करता। मिस्टर माइकाबर की तरह अपना टाइम कुछ बदलने के लिए वेट करने में स्पेंड करना ठीक नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए आमतौर पर दो चीज़ों में से एक बदलाव होता है, गरीब खाना या जेल, क्योंकि आलस बुरी आदतों को जन्म देता है और आदमी को लत्ता पहनाता है। गरीब, फिजूल खर्ची और आवारापन एक अमीर आदमी से कहता है, मुझे पता चला है कि दुनिया में हम सभी के लिए बहुत पैसा है, अगर इसे एक ही तरीके से बांटा जाए, जब ऐसा किया जाएगा तब हम एक साथ खुश होंगे। लेकिन वो जवाब देता है, अगर हर कोई आपकी तरह होता तो ये 2 महीने में खर्च हो जाता, फिर तुम क्या करते? फिर से बांटो और बांटते रहो। मैं हाल ही में लंदन में एक अखबार में एक ऐसे गरीब आदमी के बारे में पढ़ रहा था जिसे एक सस्ते बोर्डिंग हाउस से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वो अपना बिल नहीं दे सकता था। लेकिन उसके कोट की जेब से कागज़ का एक रोल चिपका हुआ था जिसे टेस्ट करने पे इंग्लैंड के राष्ट्रीय ऋण यानी नेशनल डेब्ट का पेमेंट करने का आइडिया मिला। बिना किसी पैसे की हेल्प के लोगों को क्रॉमवेल की तरह करना होगा, न केवल भगवान पर भरोसा करें बल्कि बारूद को सूखा रखें। काम का अपना हिस्सा अच्छे से करो, नहीं तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मोहम्मद ने एक रात रेगिस्तान में डेरा डालते समय अपने एक थके हुए फॉलोवर को ये कहते हुए सुना, मैं अपने ऊँट को छोड़ दूंगा, उसे भगवान भरोसे छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पैगंबर ने कहा, अपने ऊँट को बांधो और उसे भगवान पर छोड़ दो। अपने लिए जितना हो सके सब कुछ करो और फिर बाकी के लिए भगवान या भाग्य या जो भी आप इसे कहना चाहते हैं उस पर भरोसा करें। अपनी खुद की मेहनत पर निर्भर रखो। एम्प्लॉयर यानी मालिक की एक नज़र दर्जन भर एम्प्लॉयज़ के हाथों से ज़्यादा काम की होती है। ऐसा होना नेचुरल है क्योंकि कोई भी एजेंट अपने मालिक के लिए उतना वफादार नहीं हो सकता जितना खुद के लिए। बहुत सारे मालिक आपको ऐसे उदाहरण बताएंगे जहां अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ भी ज़रूरी चीज़ों को मिस कर देते हैं, जिन्हें मालिक खुद आसानी से देख लेता है। बिना बिजनेस को समझे कोई भी आदमी सफल नहीं हो सकता और कोई भी बिजनेस को पूरी तरह से तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो खुद उसे करके एक्सपीरियंस हासिल ना करे। एक आदमी मैन्युफैक्चरर हो सकता है, उसे खुद अपने बिजनेस के सारे डिटेल सीखने होंगे। वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखेगा और ये भी पाएगा कि वो लगभग हर रोज़ गलतियां भी कर रहा है। लेकिन अगर वो इन गलतियों से सीखता है तो ये मिस्टेक्स उसके एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाती हैं। वो उस यानी टिन पेडलर की तरह होगा जिसे अपने सामान की क्वालिटी के मामले में धोखा दिया गया था। उसने कहा, कोई बात नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मैं फिर से इस तरह से धोखा नहीं खाऊंगा। इस तरह एक आदमी एक्सपीरियंस खरीदता है। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है अगर वो बहुत ज़्यादा महंगी ना हो। मैं मानता हूँ कि हर आदमी को फ्रेंच नेचुरलिस्ट क्यूवियर की तरह अपने बिजनेस को अच्छे से जानना चाहिए। वो नेचुरल हिस्ट्री के स्टडीज़ में इतना तेज़ था कि आप उसके पास किसी जानवर की हड्डी या हड्डी का टुकड़ा भी ले जा सकते थे जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। फिर वो एनालॉजी के जरिए उस चीज़ की पूरी तस्वीर बना सकता था जिससे वो हड्डी निकाली गई थी। एक बार उसके स्टूडेंट्स ने उसे धोखा देने की कोशिश की। उन्होंने अपने एक साथी को गाय की खाल में लपेटकर प्रोफेसर की टेबल के नीचे रख दिया जैसे वो कोई नया स्पेसिमेन हो। जब वो प्रोफेसर कमरे में आया तो कुछ स्टूडेंट्स ने उससे पूछा कि ये कौन सा जानवर है। अचानक उस जानवर ने बोल दिया, मैं शैतान हूँ और मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये स्वाभाविक था कि कवियर इस क्रिएचर को क्लासिफाई करना चाहता था। उसने उसे ध्यान से देखा और कहा, डिवाइडेड हूफ
और घास खाने वाला ये नहीं हो सकता। वो जानता था कि स्प्लिट हुफ वाला जानवर सिर्फ घास, अनाज या दूसरी वेज चीज़ ही खा सकता है और वो जिंदा या मरा हुआ मांस नहीं खाएगा। इसलिए उसने खुद को पूरी तरह से सेफ माना। अपने बिजनेस का पूरा ज्ञान होना सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एल्डर रॉथस्चाइल्ड की एक कहावत थी जो सुनने में विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्ट लगती है, बी कॉशियस एंड बोल्ड। ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मैक्सिम में बहुत विजडम है। असल में ये मैंने जो पहले बताया है उसका ही संक्षिप्त रूप है। इसका मतलब है कि अपने प्लान्स बनाने में आपको कॉशियस रहना होगा, लेकिन उन्हें पूरा करने में बोल्ड होना चाहिए। एक आदमी जो सिर्फ कॉशियस रहता है वो कभी आगे बढ़ने और सफल होने की हिम्मत नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ जो सिर्फ बोल्ड है वो रेकलेस है और एंड में फेल होगा। कोई आदमी स्टॉक मार्केट जाकर एक ही बार में स्टॉक्स में स्पेकुलेशन करके 50 या 1 लाख डॉलर कमा सकता है, लेकिन अगर उसके पास सिर्फ बोल्डनेस है और कॉशन नहीं है तो ये सिर्फ लक है। वो जो आज कमाता है वो कल खो देगा। सक्सेस पाने के लिए आपके पास दोनों कॉशन और बोल्डनेस दोनों होने चाहिए। रॉथस्चाइल्ड्स की एक और कहावत है, नेवर हैव एनीथिंग टू डू विद एन अनलकी मैन और प्लेस। मतलब किसी बदकिस्मत आदमी या जगह से मत जुड़ो। इसका मतलब है ऐसे किसी आदमी या जगह के साथ कोई लेना देना मत रखो जो कभी सफल नहीं होता, भले ही वो आदमी ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट लगता हो। लेकिन फिर भी अगर वो हर चीज़ कोशिश करता है और हमेशा फेल होता है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई कमी है जिसे आप शायद ना ढूंढ पाए, लेकिन वो है ज़रूर। दुनिया में लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सुबह निकले और सड़क पर एक दिन सोने से भरा हुआ पर्स ढूंढे, फिर अगले दिन दूसरा और ऐसे ही हर दिन एक। ऐसा हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार ऐसा कर ले, लेकिन जहाँ तक लक का सवाल है उसे खोने का भी उतना ही चांस है जितना मिलने का। एक जैसे कारणों से एक जैसे परिणाम मिलते हैं। अगर कोई आदमी सफल होने के लिए प्रॉपर मेथड्स अपनाता है तो लक उसे नहीं रोक पाएगा। अगर वो सफल नहीं होता है तो उसके पीछे कारण होते हैं, भले ही वो उन्हें ना देख पाए। यूज़ द बेस्ट टूल्स, यानी सबसे अच्छे टूल्स यूज़ करो। एम्प्लॉयज़ को हायर करते वक्त सबसे बेहतर को चूज़ करने में केयरफुल रहो। इस बात को समझो, काम करने के लिए आपके पास बहुत अच्छे टूल्स होने चाहिए और कोई टूल ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको इतना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जितना कि जीते हुए टूल्स। अगर आपको कोई अच्छा मिल जाता है तो उससे आगे बढ़ते रहने से अच्छा है आप उसे ही रिटेन करो। वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है और वो जो एक्सपीरियंस हासिल करता है उससे आपको फ़ायदा होता है। वो इस साल आपके लिए पिछले साल से ज़्यादा वैल्यू रखता है और वो आदमी है जिसको जाने देने का आखिरी फैसला आपको करना चाहिए, इस शर्त पे कि उसकी आदतें अच्छी हैं और वो वफादार रहता है। अगर जैसे जैसे वो ज़्यादा वैल्यूएबल बनता है और सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ाने की डिमांड करता है, ये सोचकर कि आप उसके बिना नहीं चल सकते, तो उसे जाने दो। जब भी मेरे पास ऐसा कोई एम्प्लॉय होता है मैं उसे हमेशा निकाल देता हूँ, पहले ये यकीन दिलाने के लिए कि उसकी जगह भर दी जा सकती है और दूसरा ये इस वजह से कि वो कुछ काम का नहीं है। अगर वो ये सोचता है कि वो बहुत इनवैल्यूएबल है और उसे छुट्टी नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर मुमकिन हो तो मैं उसे एक्सपीरियंस के नतीजे से फ़ायदा उठाने के लिए रिटेन करूँगा। एक एम्प्लॉय में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यानी दिमाग होता है। आप लड़के चाहिए लिखे पोस्टर्स देख सकते हैं, लेकिन बिना दिमाग के लड़के ज़्यादा काम के नहीं हैं। मिस्टर बीचर ये बात इस तरह समझाते हैं। एक एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज ये कहकर ऑफ़र करता है, मेरे पास 2 हाथ है और मेरी एक उंगली सोचती है, जिस पे एम्प्लॉयर बोलता है ये बहुत अच्छा है।
एक और आदमी आता है और ये बोलता है कि उसकी 2 उंगलियां छोटी हैं। वाह, ये तो और अच्छा है। लेकिन तीसरा आदमी आके ये बोलता है कि उसकी सभी उंगलियां और अंगूठे सोचते हैं, ये और भी अच्छा है। और एंड में एक और आदमी आता है और ये बोलता है, मेरे पास एक दिमाग है जो सोचता है, मैं पूरी तरह से सोचता हूँ। मैं एक सोचने वाला, साथ ही साथ काम करने वाला आदमी हूँ। तुम ही वो आदमी हो जिसकी मुझे ज़रूरत है, खुश होकर एम्प्लॉयर बोलेगा। इसलिए वो लोग जिनके पास दिमाग और एक्सपीरियंस है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है और उन्हें आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। उनके लिए भी और आपके लिए भी ये बेहतर है कि टाइम टाइम पर उनकी सैलरी में रीज़नेबल यानी मुनासिब इंक्रीमेंट करते हुए उन्हें रिटेन किया जाए। डोंट गेट अबव योर बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस से ऊपर मत उठो। युवा लोग यानी यंग पीपल अपनी बिजनेस ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप पूरा करने के बाद अपने पेशे को आगे बढ़ाने और उसमें तरक्की करने के बजाय अक्सर बेकार बैठने के बारे में झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं, मैंने अपना बिजनेस सीख लिया है लेकिन मैं किसी का नौकर नहीं बनना चाहता। मेरा अपना धंधा करने का क्या फ़ायदा है अगर मैं खुद का बिजनेस डेवलप नहीं करता। क्या आपके पास शुरुआत करने के लिए पूंजी मतलब कैपिटल है? नहीं, लेकिन मेरे पास होगी। आप इसे कैसे रिसीव करने वाले हैं? मैं आपको सीक्रेटली बताता हूँ। मेरी एक अमीर बूढ़ी आंटी है और वो जल्द ही मर जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं मरती है तो मुझे उम्मीद है कि मुझे कोई और अमीर बूढ़ा आदमी मिल जाएगा जो मुझे शुरुआत करने के लिए कुछ $1000 उधार देगा। अगर मुझे सिर्फ शुरुआत करने के लिए पैसा मिल जाए तो मैं अच्छा करूँगा। यंग लोगों के लिए ये सोचना सबसे बड़ी गलती है कि वो उधार के पैसे से सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर आदमी का एक्सपीरियंस मिस्टर एस्टर के एक्सपीरियंस से मिलता है, जिन्होंने कहा था उनके लिए अपना पहला $1000 जमा करना उनके बाद के लाखों डॉलर से ज़्यादा मुश्किल था, जिसने उनकी विशाल संपत्ति बनाई। जब तक आप एक्सपीरियंस से पैसे की कीमत नहीं जानते तब तक पैसा किसी काम का नहीं है। एक लड़के को $20,000 दे और उसे बिजनेस में लगा दे और संभावना है कि वो 1 साल पूरा होने से पहले उसका हर डॉलर खो देगा। ये लॉटरी पे टिकट खरीदने और प्राइस निकलने जैसा है। आसानी से आया और आसानी से चला गया। उसे पैसे की कीमत नहीं पता। अगर पाने में मेहनत ना लगी हो तो किसी भी चीज़ की कोई कीमत नहीं होती। आत्मसंयम और मितविकता यानी सेल्फ कंट्रोल और थ्रिफ्ट के बिना, धैर्य और दृढ़ता यानी पेशेंस और प्रिजर्वेंस के बिना, और उस पूंजी से शुरुआत किए बिना जिसे आपने कमाया नहीं है, आप सफल होने के लिए श्योर नहीं हैं। युवाओं को मृतकों की जूतों की प्रतीक्षा करने मतलब किसी रिलेटिव के मरने पे पैसा मिलने के बजाय उठकर खुद कुछ करना चाहिए, क्योंकि मरने के मामले में ये अमीर बूढ़े लोग सबसे ज़्यादा असहयोगी होते हैं। और ये उम्मीदवार वारिसों के लिए अच्छा है कि ऐसा ही है। आज हमारे देश के 10 में से 9 अमीर दृढ़ इच्छा शक्ति, उद्योग, दृढ़ता, मितव्ययिता और अच्छी आदतों के साथ मतलब डिटरमाइंड विल्स, इंडस्ट्री, प्रिजर्वेंस, इकोनॉमी और गुड हैबिट्स के साथ गरीब लड़कों के रूप में अपना जीवन शुरू किया। वो धीरे धीरे आगे बढ़े, अपना पैसा कमाया और बचाया, और यही पैसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। स्टीफन गिरार्ड ने एक गरीब कैबिन बॉय के रूप में जीवन शुरू किया और उनके मृत्यु के समय उनके पास $9 मिलियन थे। एटी स्टीवर्ट एक गरीब आयरिश लड़का था और वो हर साल $1.5 मिलियन के इनकम टैक्स भरता था। जॉन जेकब एस्टर एक गरीब किसान का लड़का था और उसकी मृत्यु के समय उसके पास $20 मिलियन थे। कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट ने स्टैटन आइलैंड से न्यूयॉर्क के लिए नाव चलाकर ज़िंदगी शुरू की। उन्होंने हमारी सरकार को एक स्टीमशिप भेंट की जिसकी कीमत $10 लाख थी और उनकी मृत्यु के समय उनके पास $50 मिलियन थे। एक कहावत है कि सीखने का कोई शाही रास्ता नहीं है, और मैं कह सकता हूँ कि ये उतना ही सच है जैसे धन यानी वेल्थ का कोई शाही रास्ता नहीं है।
लेकिन मुझे लगता है कि दोनों के लिए एक शानदार रास्ता है। सीखने का रास्ता शानदार है, वो रास्ता जो स्टूडेंट को अपनी माइंड को डेवलप करने और हर दिन अपनी नॉलेज के स्टॉक में जोड़ने में कैपेबल बनाता है। जब तक कि वह इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की प्लीजेंट प्रोसेस में सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, सितारों को गिनने में कैपेबल हो जाता है, दुनिया के हर एटम को एनालाइज करने में कैपेबल हो जाता है। यह एक शानदार रास्ता है और यही ट्रैवल करने लायक एकमात्र रास्ता है। तो पैसे के मामले में भी ऐसा ही है। विश्वास के साथ आगे बढ़ो, रूल्स को समझो और सबसे बड़ी बात, मानव स्वभाव यानी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करो, क्योंकि इंसान अपनी अच्छी स्टडी खुद ही कर सकता है। और आप पाएंगे कि आपके माइंड और बॉडी का डेवलपमेंट करते हुए आपका एक्सपीरियंस आपको हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल अमाउंट जमा करने में कैपेबल बनाएगा, जो इंटरेस्ट और दूसरे तरीक़ों से अपने आप बढ़ जाएगा। जब तक कि आप सेल्फ डिपेंडेंट की सिचुएशन में नहीं पहुंच जाते, आप पाएंगे कि आमतौर पर गरीब लड़के अमीर बनते हैं और अमीर लड़के गरीब बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अमीर आदमी अपने मरने पे अपने फैमिली के लिए एक बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ जाता है। उसके बड़े बेटे, जिन्होंने उसकी प्रॉपर्टी कमाने में उसकी मदद की है, अपने एक्सपीरियंस से पैसे की वैल्यू को जानते हैं और वे अपनी विरासत को लेकर उसमें और ग्रोथ करते हैं। छोटे बच्चों के अलग अलग हिस्से इंटरेस्ट पर रख देते हैं और छोटे बच्चों को दिन में 1 दर्जन बार सिर पर थपथपाया जाता है और उनसे कहा जाता है, तुम अमीर हो, तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा, तुम हमेशा जो चाहो वो पा सकते हो, क्योंकि तुम चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए हो। यंग जनरेशन का बच्चा जल्द ही पता लगा लेता है कि इसका मतलब क्या है। उसके पास बेहतरीन कपड़े और खिलौने हैं, उसे चीनी की मिठाइयों से भर दिया जाता है और लगभग दया से मार दिया जाता है, और वो एक अच्छे स्कूल से दूसरे अच्छे स्कूल में जाता है, लाड प्यार और चापलूसी करता है। वो घमंडी बन जाता है, अपने टीचर्स का अपमान करता है और हर चीज़ को दबंगई से लेता है। उसे पैसों की असली कीमत का कुछ नहीं पता, क्योंकि उसने कभी कमाया नहीं है, लेकिन वो चांदी की चम्मच वाले मामले को अच्छी तरह समझता है। कॉलेज में वो अपने गरीब फेलो स्टूडेंट्स को अपने कमरे में इनवाइट करता है, जहां वो उन्हें शराब और डिनर की पार्टी देता है। वो उन्हें मनाता है और दुलारता है और उन्हें बेस्ट फ्रेंड कहता है, क्योंकि वो बहुत फिजूल खर्ची है। वो अपने साथियों को पार्टी देता है, तेज घोड़े या गाड़ी दौड़ाता है, अपने दोस्तों को फेस्टिवल्स और पार्टियों में इनवाइट करता है। ये डिटरमाइन करता है कि उसके पास बहुत सा अच्छा टाइम है। वो रात को मौज मस्ती और दुराचार यानी मिसकंडक्ट में बिताता है और अपने दोस्तों को लीड करते हुए ये गाता है, हम सुबह तक घर नहीं जाएंगे। वो उन्हें साइन बोर्ड को गिराने, गेटों को तोड़ने और उन्हें सड़क पे फेंकने के लिए कहता है। अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो वो उनसे भिड़ जाता है और लॉकअप में ले जाया जाता है और खुशी से बेल पे बाहर आ जाता है। अरे दोस्तों, वो चिल्लाता है, अगर तुम मज़ा नहीं कर सकते तो अमीर होने का क्या फ़ायदा। वो इसे और सच तरीके से कह सकता था, अगर आप खुद को बेवकूफ़ नहीं बना सकते तो अमीर होने का क्या फ़ायदा। वो जल्दी में रहता है, स्लो चीज़ों से नफरत करता है और उन्हें समझता नहीं। दूसरों के पैसों से लदे युवाओं के लिए ये लगभग तय है कि उन्हें जो भी कुछ विरासत में मिलेगा उसे वो खो देंगे और वे हर तरह की बुरी आदतें सीख लेंगे, जो ज़्यादातर मामलों में उन्हें हेल्थ, पैसे और कैरेक्टर से बर्बाद कर देती है। इस देश में एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को फॉलो करती है और आज के गरीब अगली पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी में अमीर होते हैं। उनका एक्सपीरियंस उन्हें आगे ले जाता है और वे अमीर हो जाते हैं और वे अपने छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा छोड़ जाते हैं। ये बच्चे लग्जरी में पले बड़े होते हैं, बिना एक्सपीरियंस के जीते हैं और गरीब हो जाते हैं। और लंबे एक्सपीरियंस के बाद एक और पीढ़ी आती है और बदले में फिर से धन इकट्ठा करती है और इस तरह हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। और खुशकिस्मत हैं वो जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस को सुनकर उन चट्टानों और समुद्रों से बचते हैं जिन पर बहुत से लोग बर्बाद हो चुके हैं।
इंग्लैंड जैसे देश में अगर कोई इंसान मैकेनिक का काम करता है तो उसे बड़ा आदमी नहीं माना जाता। क्वीन विक्टोरिया के साथ मेरी मीटिंग में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने मुझसे पूछा कि जनरल टॉम थंब के माता पिता जिंदगी के किस एरिया में थे। उनके पिता एक कारपेंटर हैं। मैंने जवाब दिया, ओह, पर मैंने तो सुना था कि वो एक बड़े आदमी थे। उन्होंने जवाब दिया, इस रिपब्लिकन देश में आदमी ही बिजनेस बनाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोहार है, जूता बनाने वाला है, किसान है, बैंकर है या वकील है। जब तक उसका प्रोफेशन लीगल है वो मेहनती और बड़ा आदमी हो सकता है। तो कोई भी लीगल प्रोफेशन डबल ब्लेसिंग है। ये उस इंसान की मदद करता है जो उसमें लगा रहता है और दूसरों की मदद भी करता है। किसान अपने परिवार का पालन पोषण तो करता ही है, लेकिन वो उस व्यापारी यानी बिजनेसमैन या मैकेनिक को भी फ़ायदा पहुंचाता है जिसे उसके खेत के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। टेलर सिर्फ अपने बिजनेस से ही अपनी ज़िंदगी नहीं चलाता है, बल्कि वो किसान, पुजारी और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाता है जो अपने कपड़े खुद नहीं बना सकते। लेकिन ये सभी कैटेगरीज अच्छे प्रोफेशन हो सकते हैं। सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन उसी एरिया में लगे दूसरे सभी लोगों से आगे निकलने की होनी चाहिए। कॉलेज का एक स्टूडेंट जो स्नातक यानी ग्रेजुएट होने वाला था, उसने एक बूढ़े वकील से कहा, मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि मैं किस प्रोफेशन को अपनाऊंगा। क्या आपका प्रोफेशन भरा हुआ है? स्टार्टिंग बहुत भीड़भाड़ वाला है, लेकिन ऊपर की तरफ काफ़ी जगह है। ये मजाकिया और सच्चा जवाब था। कोई भी प्रोफेशन, बिजनेस या काम ऊपरी मंजिल पर भीड़भाड़ वाला नहीं होता है। जहाँ भी आपको सबसे ईमानदार और बुद्धिमान बिजनेसमैन या बैंकर या सबसे अच्छा वकील, सबसे अच्छे डॉक्टर, सबसे अच्छा पुजारी, सबसे अच्छा जूता बनाने वाला, बढ़ई या कुछ और मिलता है, वही आदमी सबसे ज़्यादा मांगा जाता है और उसके पास हमेशा करने के लिए बहुत काम होगा। अमेरिका में और आजकल हर जगह जल्दी अमीर बनना एक जाल है जिससे बचना चाहिए। ये सच है, हर कोई अमीर होना चाहता है, लेकिन असली दौलत धीरे धीरे और मेहनत से कमाई जाती है। जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं वे अक्सर गलत रास्ते पर चले जाते हैं और जुए, सट्टाबाजी या यहाँ तक कि चोरी जैसे जालों में फंस जाते हैं। इससे न सिर्फ उन्हें अपना पैसा गंवाना पड़ सकता है, बल्कि कोर्ट केसेस की परेशानी भी हो सकती है। सक्सेस का असली रास्ता हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और पेशेंस है। एक मजबूत काम की नींव रखें, कड़ी मेहनत करें और अपने ग्राहकों का विश्वास जीतें। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आप एक सक्सेसफुल बिजनेस डेवलप करेंगे जो आपको फाइनेंशियली फ्री और इंडिपेंडेंट बना देगा। इसलिए जल्दी अमीर बनने की जल्दबाजी ना करें। इसके बजाय धीरे धीरे और फोकस्ड तरीके से सक्सेस के लिए ट्राई करें। कड़ी मेहनत करें, ईमानदार रहें और धैर्य रखें और आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। एक नेशन के रूप में अमेरिका बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है। वे जल्दी अमीर होने का ट्राई करते रहते हैं और आमतौर पर अपना काम उतना मजबूती और अच्छी तरह से नहीं करते हैं जितना उन्हें करना चाहिए। लेकिन जो कोई भी अपनी ही लाइन में दूसरों से बेहतर काम करता है, अगर उसकी आदतें अच्छी है और उसकी ईमानदारी सच्ची है, तो वो फाइनेंशियल सेफ्टी और नेचुरल तरीके से आने वाली धन दौलत हासिल करने में फेल नहीं हो सकता। तो अपना मोटो हमेशा एक्सेलसियर रहने दे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जीने में असफलता जैसा कोई शब्द नहीं है। लर्न समथिंग यूजफुल। हर आदमी को अपने बच्चों को कोई यूजफुल ट्रेड या प्रोफेशन सिखाना चाहिए। आजकल ज़माना बहुत फास्ट है। आप आज गरीब हो सकते हैं और कल अमीर। ट्रेड सीखने से अगर कल कोई आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हो जाती है तो आपके पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। इससे बहुत लोग परेशानी से बच सकते हैं। जिनके पास बहुत पैसा था लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम की वजह से सब कुछ खो देते हैं वो। लेट होप प्रीडोमिनेट बट बी नॉट टू विजनरी। बहुत लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सपनों पे जीते हैं। हर प्रोजेक्ट उन्हें सक्सेसफुल लगता है तो वो एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस में जंप करते रहते हैं।
ऐसे लोग कभी सेटल नहीं हो पाते और हमेशा प्रॉब्लम में ही रहते हैं। काउंटिंग द चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, ये बहुत पुरानी गलती है, लेकिन लोग इससे सीखते नहीं। डू नॉट स्कैटर योर पावर, सिर्फ एक ही बिजनेस पे फोकस करो और उसमें तब तक लगे रहो जब तक सक्सेसफुल ना हो जाओ या एक्सपीरियंस से पता ना चले कि ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। एक ही चीज़ पे जोर देने से ही आप उस पर सक्सेसफुल हो सकते हो। जब आपका पूरा ध्यान एक ही चीज़ पे होता है तो आप उसमें इम्प्रूव करने के लिए नए नए आइडियाज सोच सकते हो। अगर आप एक साथ बहुत सारे काम करते हो तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। एक काम को अच्छे से करना बहुत सारी चीज़ें आधे अधूरे तरीके से करने से ज़्यादा बेटर है। बी सिस्टमैटिक, बिजनेस में सिस्टमैटिक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, हर चीज़ का टाइम और जगह डिसाइड करते हैं और अपना काम टाइम से करते हैं, वो लोग डबल काम कर देते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो केयरलेस और स्लिप शॉट होते हैं। सिस्टमैटिक होने से आप टाइम बचाते हो और अपनी मनपसंद चीज़ें करने के लिए टाइम भी निकाल पाते हो। जबकि वो लोग जो एक काम को आधे में छोड़ देते हैं और दूसरा शुरू कर देते हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ऑफ कोर्स इन सब रूल्स की एक लिमिट होती है। हमें एक अच्छा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अति व्यवस्थित यानी ओवरली सिस्टमैटिक होना भी एक बुरी बात है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग चीज़ों को इतनी सावधानी से रखते हैं कि उन्हें बाद में ढूंढ ही नहीं पाते। ये उस सरकारी दफ्तर की लाल टेप वाली लंबी चौड़ी फाइल जैसा है, मतलब सिर्फ सिद्धांत है, कोई नतीजा नहीं है। जब एस्टर हाउस पहले पहले न्यूयॉर्क सिटी में शुरू हुआ, वो बिना शक के देश में सबसे अच्छा होटल था। प्रोप्राइटर्स ने यूरोप में होटल्स के बारे में बहुत कुछ सीखा था और लैंडलॉर्ड को उनके बड़े होटल के हर डिपार्टमेंट में फैले हुए रिजिड सिस्टम पर प्राउड था। जब रात के 12 बजते थे और बहुत सारे गेस्ट होते थे तो प्रोप्राइटर्स में से एक कहता था, वो बेल बजाओ जॉन, और 2 मिनट में 60 सर्वेंट्स हाथ में पानी की बाल्टी लेकर हॉल में खुद को प्रेजेंट करते थे। ये लैंडलॉर्ड ने गेस्ट को बताते हुए कहा, हमारी फायर बेल है, ये आपको दिखाएगा कि हम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। हम सब कुछ सिस्टमैटिक करते हैं। ये उस टाइम से पहले था जब क्रॉटन वाटर को सिटी में लाया गया था, लेकिन वो कभी कभी अपने सिस्टम को बहुत आगे ले जाते थे। एक ओकेजन पर जब होटल गैस से भरा हुआ था, वेटर्स में से एक आदमी अचानक से परेशान हो गया, और जबकि होटल में 50 वेटर्स अवेलेबल थे, लैंडलॉर्ड ने सोचा कि उसके पास उसका पूरा स्टाफ होना चाहिए, वरना उसका सिस्टम खराब हो जाएगा। डिनर टाइम से ठीक पहले वो नीचे भागा और बोला, यहाँ एक वेटर होना चाहिए, मैं एक वेटर शॉर्ट हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसने बूट्स को देखा, वो आयरिश आदमी था। पैट, वो बोला, अपने हाथ और मुंह धो लो, वो वाइट एप्रन लो और 5 मिनट में डाइनिंग रूम में आ जाओ। जल्द ही पैट आ गया, जैसा कि कहा गया था। होटल का मालिक बोला, पैट, अब आपको इन 2 कुर्सियों के पीछे खड़ा होना है और उन गेस्ट की सेवा करनी है जो इन पर बैठेंगे। क्या आपने कभी वेटर का काम किया है? मैं सब कुछ जानता हूँ, पर मैंने कभी नहीं किया, पैट ने जवाब दिया। वो आयरिश नाविक यानी सेलर की तरह था। एक बार जब कैप्टन को लगा कि वो अपने रास्ते से काफ़ी दूर है, तो उसने पूछा, क्या आप श्योर हैं कि आप समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? पैट ने जवाब दिया, बिल्कुल, मुझे चैनल की हर चट्टान का पता है। उसी मूवमेंट पे जहाज धड़ाम से एक चट्टान से टकरा गया। ओह, धिक्कार है, पैट ने कहा, और ये उनमें से एक चट्टान है। लेकिन वापस डाइनिंग रूम में चलते हैं। पैट, होटल के मालिक ने कहा, यहाँ हम सब कुछ व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। पहले आपको हर गेस्ट को सूप की एक प्लेट देनी होगी, और जब वो उसे ख़त्म कर ले
तो उनसे पूछे कि उन्हें आगे क्या चाहिए। पैट ने जवाब दिया, मैं सिस्टम की वैल्यूज़ को पूरी तरह समझ गया हूँ। बहुत जल्द मेहमान आ गए। उनके सामने सूप की प्लेट रख दी गई। पैट के 2 गेस्ट में से एक ने अपना सूप खा लिया, दूसरे को सूप पसंद नहीं आया। उसने कहा, वेटर इस प्लेट को ले जाओ और मेरे लिए कुछ मछली लाओ। पैट ने बिना छुए हुए सूप की प्लेट को देखा और होटल के मालिक के व्यवस्था के निर्देशों यानी सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस को याद करते हुए जवाब दिया, नहीं, जब तक आप अपना सूप नहीं खा लेंगे। बेशक ये सिस्टम को पूरी तरह से हद से ज़्यादा ले जाना था। न्यूज़पेपर में ज्ञान ढूंढो। रीड द न्यूज़पेपर्स। हर टाइम एक ट्रस्टवर्दी न्यूज़पेपर पढ़ो ताकि दुनिया में क्या हो रहा है वो समझ में आ सके। न्यूज़पेपर ना पढ़ने वाला आदमी अपनी कम्युनिटी से कट ऑफ रहता है। आजकल टेलीग्राफ और इंटरनेट और एआई की वजह से हर फील्ड में नए नए इन्वेंशंस और इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। जो आदमी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता वो जल्दी ही अपने बिजनेस के साथ पीछे रह जाएगा। बाहर के चक्कर में मत फंसो। कभी कभी हम देखते हैं कि सक्सेसफुल लोग एकदम से गरीब हो जाते हैं। ऐसा ज़्यादा नशा, गैम्बल या दूसरी बुरी आदतों की वजह से होता है। लेकिन अक्सर ये इसलिए भी होता है क्योंकि वो आदमी बाहर के ऑपरेशंस में लग गया। जब वो अपने असली बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसे कहा जाता है कि एक नया बड़ा इन्वेस्टमेंट है जहाँ वो बहुत ज़्यादा कमा सकता है। उसके फ्रेंड्स उसकी तारीफ़ करते रहते हैं कि वो लकी है, जो चीज़ भी वो छू लेता है वो सोना बन जाती है। अगर वो ये भूल जाता है कि उसकी सेविंग्स यानी इकोनॉमिकल हैबिट्स, अच्छे बिहेवियर और बिजनेस पर पूरा फोकस देने से वो सक्सेसफुल हुआ था, तो वो इन फेक तारीफ़ों में आ जाएगा। वो सोचता है, मैं $20,000 लगा दूंगा, मैं लकी रहा हूँ और मेरी लक मुझे जल्दी ही $60,000 दे देगी। कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसे $10,000 और देने होंगे। फिर जल्दी ही उससे बोला जाता है, सब सही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो सोची नहीं गई थी और वो और ज़्यादा $20,000 मांगती है जो उसे बहुत प्रॉफिट देगी। लेकिन ये सब होने से पहले ही सब बबल फट जाता है। वो सब कुछ खो देता है जो उसका है और तब जाके वो ये सीखता है जो उसे स्टार्टिंग से पता होना चाहिए था कि चाहे कोई आदमी अपने बिजनेस पे कितना भी सक्सेसफुल हो, अगर वो उससे हट कर ऐसी बिजनेस पे लग जाता है जिसे वो समझता नहीं, तो वो सैमसन की तरह है जिसके बाल काट दिए गए और उसकी ताकत चली गई और वो दूसरे आदमियों की तरह बन जाता है। अगर एक आदमी के पास बहुत पैसा है तो वो हर उस चीज़ में थोड़ा इन्वेस्ट कर सकता है जो सक्सेसफुल लगती है और जिससे शायद ह्यूमैनिटी का फ़ायदा हो। लेकिन ऐसी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कम होनी चाहिए और वो कभी भी अपनी कमाई को बेवकूफ़ी से रिस्क में ना डाले। मतलब वो पैसे ऐसी चीज़ में ना डाले जिसका उसे कोई एक्सपीरियंस ना हो। बिना सिक्योरिटी के एंडोर्स मत करो। मैं ये मानता हूँ कि किसी आदमी को कभी भी किसी आदमी के लिए एंडोर्स नहीं करना चाहिए, ना सिक्योरिटी बनना चाहिए, चाहे वो उसका बाप या भाई ही क्यों ना हो। उतनी अमाउंट के लिए भी नहीं जितना वो खो सकता है या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिना अच्छी सिक्योरिटी लिए। मान लो एक आदमी है जिसकी वैल्यू $20,000 है। वो एक प्रॉफिटेबल मैन्युफैक्चरिंग या मर्चेंटाइल बिजनेस चलाता है। आप रिटायर्ड हैं और अपने पैसे से गुजारा कर रहे हैं। वो आपके पास आता है और ये कहता है, आप जानते हैं कि मेरी वैल्यू $20,000 है और मेरा कोई डेब्ट नहीं। अगर मेरे पास $5,000 कैश होते तो मैं एक स्पेशल सामान का स्टॉक खरीद सकता था और कुछ ही महीनों में मेरा पैसा डबल कर सकता था। क्या आप मेरी नोट को उस अमाउंट के लिए एंडोर्स करेंगे? मतलब क्या आप उस अमाउंट के लिए मेरे गारंटर बनेंगे? आप ये सोचते हैं कि वो $20,000 का आदमी है और आपके नोट एंडोर्स करने से आपका कोई रिस्क नहीं है। आप उसकी मदद करना चाहते हैं और अपना नाम बिना सिक्योरिटी लिए दे देते हैं। कुछ टाइम बाद वो आपको वो नोट दिखाता है जिस पे आपका एंडोर्स कैंसिल हो चुका है और आपको ये बताता है
कि उसने ऑपरेशन से वो प्रॉफिट कमा लिया है जो वो उम्मीद करता था। आप ये सोचते हैं कि आपने एक अच्छा काम किया है और ये सोच आपको खुश कर देती है। आगे चलकर वही चीज़ फिर से होती है और आप वही फिर से करते हैं। आपने ये बात अपने दिमाग में पक्का कर लिया है कि उसके नोट्स को बिना सिक्योरिटी के एंडोर्स करना बिल्कुल सेफ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आदमी पैसा बहुत आसानी से ले रहा है। उसे सिर्फ आपका नोट बैंक ले जाना है, उसे डिस्काउंट करा लेना है और पैसा ले लेना है। वो बिना कोई दिक्कत, बिना किसी परेशानी के कुछ टाइम के लिए पैसा ले लेता है। अब उसे अपने बिजनेस से बाहर स्पेकुलेशन का चांस मिलता है, जिसके लिए उसे सिर्फ $10,000 का टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो नोट जब बैंक में ड्यू होने वाला होता है उससे पहले ही ये पैसा वापस आ जाएगा। वो आपके सामने एक और नोट रखता है $10,000 के लिए। आप उस पर ऑलमोस्ट मैकेनिकली साइन कर देते हैं। आप ये सोचकर कि आपका दोस्त रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी है, आप उसके नोट को एक फॉर्मेलिटी की तरह एंडोर्स करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो स्पेकुलेशन उतनी जल्दी सक्सेसफुल नहीं होती जितनी जल्दी सोची गई थी, और एक और $10,000 का नोट पहले वाले नोट को पूरा करने के लिए डिस्काउंट कराना पड़ता है। इस नोट के मैच्योर होने से पहले ही ये स्पेकुलेशन बिल्कुल फेल हो जाती है और सारा पैसा डूब जाता है। क्या वो हारा हुआ आदमी जिसको आपने एंडोर्स किया था आपको ये बताएगा कि उसने अपने आधी कमाई खो दी है? बिल्कुल नहीं। वो ये भी नहीं बताएगा कि उसने स्पेकुलेशन कभी किया भी था, लेकिन वो परेशान हो चुका है। स्पेकुलेशन की चाह ने उस पर अपना शिकंजा कस लिया है। वो दूसरों को इस तरह से बहुत पैसा कमाते देखता है और दूसरे स्पेकुलेशन की तरह वो पैसे वहीं ढूंढता है जहां वो खो देता है। वो फिर से ट्राई करता है। आपके लिए नोट्स एंडोर्स करना आम हो चुका है और हर लॉस में वो आपसे जितनी भी अमाउंट चाहे वो सिग्नेचर ले लेता है। आखिर में आपको ये पता चलता है कि आपके फ्रेंड ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और आपकी सारी प्रॉपर्टी खो दी है। आप हैरानी और गम से परेशान हैं और आप कहते हैं, ये बहुत मुश्किल है, मेरे यार ने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन आपको ये भी ऐड करना चाहिए, मैंने भी उसे बर्बाद कर दिया। अगर आपने शुरुआत में ये कहा होता, मैं तेरी हेल्प करूँगा लेकिन मैं कभी भी बिना बहुत अच्छी सिक्योरिटी लिए एंडोर्स नहीं करता, तो वो अपनी लिमिट से ज़्यादा नहीं जा पाता और वो कभी भी अपने असली बिजनेस से बाहर काम करने की टेम्पटेशन में नहीं आ पाता। इसलिए ये कभी भी बहुत ख़तरनाक हो सकता है कि लोगों को कभी भी आसानी से पैसा लेने दो। ये उन्हें ख़तरनाक स्पेकुलेशन की तरफ लेकर जाता है या उससे भी ज़्यादा नुकसान की तरफ। सोलोमन ने सच ही कहा था, वो जो श्योरिटी से नफ़रत करता है वो सुरक्षा में ही रहता है। इसी तरह यंग आदमी जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है उसे पैसे की वैल्यू समझ में आएगी जब वो खुद कमाएगा। जब वो जान जाएगा कि पैसे की वैल्यू क्या है, तब उसकी बिज़नेस को स्टार्ट करने में थोड़ा हेल्प करो। लेकिन याद रखो, वो लोग जो बहुत आसानी से पैसा कमा लेते हैं वो आम तौर पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते। पहला डॉलर मुश्किल से कमाया जाता है और कुछ सेक्रीफाइस करके भी, ताकि उन डॉलर्स की कीमत समझ में आए। एडवर्टाइज योर बिजनेस। हम में से हर कोई ज़्यादा या कम तरीके से आम जनता के सहारे ज़िंदगी गुजारता है। हम सब आम जनता के साथ ट्रेड करते हैं। लॉयर्स, डॉक्टर्स, शो मेकर्स, आर्टिस्ट, लोहार, जादूगर, नाटक करने वाले और कॉलेज के प्रोफेसर। जो लोग आम जनता के साथ ट्रेड करते हैं उन्हें ये फोकस रखना चाहिए कि उनका सामान कीमती हो, कि वो असली हो और ख़रीदने वालों को या यूज़ करने वालों को खुशी दे। जब आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो आप जानते हैं कि आपके कस्टमर को पसंद आएगी और वो ये चीज़ ट्राई करने के बाद ये फील करेंगे कि उन्हें अपने पैसे का पूरा वैल्यू मिल गया है, तो ये बात पब्लिक में फैलाओ कि ऐसी कोई चीज़ आपके पास है। इसका किसी न किसी तरीके से प्रचार यानी एडवर्टाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये साफ़ है कि अगर किसी आदमी के पास बेचने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन उसे कोई नहीं जानता, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस देश में जहाँ लगभग सब लोग पढ़ते हैं और जहाँ न्यूज़पेपर बहुत बड़ी संख्या में छपते और पढ़े जाते हैं,
ये बहुत फुलिश होगा अगर आम जनता तक पहुंचने के लिए इस जरिए का यूज़ ना किया जाए। एक न्यूज़पेपर घर में जाता है और उसे घर के कर्ता यानी हेड ऑफ द होम के साथ साथ पत्नी और बच्चे भी पढ़ते हैं। इसलिए हजारों लोग आपका एडवर्टीज़मेंट पढ़ सकते हैं जबकि आप अपने रोज़ के काम में बिजी हैं। शायद बहुत से लोग आपका एडवर्टीज़मेंट पढ़ते हैं जब आप सो रहे होते हैं। क्योंकि ये बुक 1889 में लिखी गई थी, इसलिए ऑथर न्यूज़पेपर से एडवर्टीज़मेंट चलाने को कह रहे हैं। बट आज के टाइम पे आप काफ़ी तरह से एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टीवी चैनल्स एक्सेट्रा। ज़िंदगी का पूरा सिद्धांत है कि पहले बोई फिर काटे। किसान इसी तरह करता है। वो अपने आलू और मक्का उगाता है और अपना अनाज बो देता है। फिर वो किसी और काम में लग जाता है और जब टाइम आता है तो वो फसल काट लेता है। लेकिन वो कभी पहले नहीं काटता और बाद में नहीं बोता। ये सिद्धांत हर तरह से व्यापार यानी बिजनेस पर लागू होता है और किसी चीज़ पे ज़्यादा लागू नहीं होता जितना ये प्रचार यानी एडवर्टाइजमेंट पर लागू होता है। अगर किसी आदमी के पास कोई बढ़िया चीज़ है तो कोई और तरीका नहीं है जिसमें वो ज़्यादा फ़ायदा कमा सकता है। वो उस बढ़िया चीज़ को आम जनता में भोकर फ़ायदा कमा सकता है। लेकिन याद रखना चाहिए, उस आदमी के पास सच में अच्छी चीज़ होनी चाहिए और वो ऐसी चीज़ हो जो उसके ग्राहकों को पसंद आए। कोई भी झूठा माल यानी स्पूरियस आर्टिकल ज़्यादा समय तक सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा होशियार है। जितना हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा। हम सब स्वार्थी यानी सेल्फिश हैं और हम सब वहाँ से ख़रीदना पसंद करते हैं जहाँ हम अपने पैसे की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत हासिल कर सके। और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम कौन सी जगह ये सबसे ज़्यादा यकीनी तरीके से कर सकते हैं। आप किसी झूठे माल का प्रचार कर सकते हैं और बहुत से लोगों को एक बार आकर ख़रीदने के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो आपको धोखेबाज और फरेबी यानी इम्पोस्टर और स्विडलर का नाम दे देंगे और आपका बिजनेस कम हो जाएगा और आपको गरीब बना देगा। ये सही रास्ता नहीं है। बहुत कम लोग सिर्फ चांस कस्टम पर यकीन कर सकते हैं। आप सभी को ये चाहिए कि आपके ग्राहक वापस आएं और फिर से खरीदारी करें। एक आदमी ने मुझे कहा, मैंने एडवर्टाइज़ करने की कोशिश की लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास अच्छी चीज़ है। मैंने जवाब दिया, मेरे दोस्त, शायद जनरल रूल का कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आप एडवर्टाइज़ कैसे करते हैं? मैंने इसे वीकली न्यूज़पेपर में 3 बार डाला और उसके लिए $1.50 दिया। मैंने जवाब दिया, सर, एडवर्टाइजिंग सीखने की तरह है, थोड़ा सा खतरनाक है। एक फ्रेंच राइटर कहता है, न्यूज़पेपर पढ़ने वाला आदमी किसी आम एडवर्टीज़मेंट को पहली बार में नहीं देखता। वो दूसरा लिखा हुआ देखता है लेकिन पढ़ता नहीं, तीसरा पढ़ता है, चौथा वो दाम देखता है, पांचवा वो अपनी पत्नी से इसके बारे में बात करता है, छठा वो खरीदने के लिए तैयार है और सातवां वो खरीद लेता है। आपके एडवर्टाइजमेंट का मकसद जनता को ये समझाने में है कि आपके पास क्या बेचने के लिए है। और अगर आपके पास वो हिम्मत नहीं है कि आप प्रचार करते रहे जब तक आप वो नॉलेज दे देते हैं, तो वो सारा पैसा जो आपने खर्च किया है बर्बाद हो गया है। आप उस आदमी की तरह है जिसने दूसरे आदमी से कहा कि अगर वो उसे 10 पैसे दे तो वो उसकी $1 की बचत कर सकता है। मैंने इस सुबह उठकर शराब पीने का पूरा इरादा कर लिया था, एक आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा, और मैंने अपना $1 इस मकसद को पूरा करने में खर्च कर दिया है, लेकिन वो अभी पूरा नहीं हुआ है। 10 पैसे की और विस्की ये काम कर देगी और इस तरह मेरा पहला खर्चा किया हुआ $1 बच जाएगा। इसी तरह वो आदमी जो कभी भी एडवर्टाइज़ करता है उसे एडवर्टाइज़ करते रहना चाहिए जब तक जनता ये ना जान ले कि वो कौन है और क्या है और उसका बिजनेस क्या है, वरना एडवर्टीजमेंट में लगाया गया पैसा बर्बाद हो जाता है। कुछ लोगों में एक अलग हुनर होता है कि वो ऐसा एडवर्टीजमेंट लिखे जो देखते ही पढ़ने वाले का फोकस खींच ले। ये बात याद रखिए, एडवर्टीजमेंट देने वालों को बहुत फ़ायदा भी पहुंचाती है।
कभी कभी कोई आदमी अपने लोगों में एक यूनिक साइन या क्यूरियस डिस्प्ले दिखाकर अपने आप को पॉपुलर बना लेता है। कुछ टाइम पहले मैंने देखा कि एक दुकान के सामने झूलता हुआ एक साइन बोर्ड था जिस पर साफ शब्दों में लिखा था, दूसरी तरफ मत पढ़ो। यहाँ तक कि मैंने भी पढ़ा और सभी ने पढ़ा, और मैंने ये जाना कि वो आदमी सबसे पहले इस तरीके से जनता को अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करके बाद में अपने ग्राहकों के साथ अच्छा बिहेवियर यानी व्यवहार करके पूरी तरह आज़ादी हासिल कर चुका था। जेनिन, एक टोपी बनाने वाले ने जेनी लीड के पहले कॉन्सर्ट के लिए $225 में पहला टिकट लिया। उसका कारण ये था कि उसे पता था कि ये उसके लिए अच्छा एडवर्टीजमेंट, बोली लगाने वाला कौन है। एक्शन करने वाले ने ये बोला जब वो कॉस्टल गार्डन में टिकट को नीलाम कर रहा था। जेनिन टोपी बनाने वाला, ये जवाब था। वहाँ 5वें एवेन्यू से और दूर के शहरों से आए हुए हजारों लोग थे जिनकी ज़िंदगी के सबसे ऊंचे पोजीशंस थे। ये जेनिन टोपी बनाने वाला कौन है? सबने ये पूछा। उन्होंने कभी उसके बारे में पहले नहीं सुना था। अगली सुबह न्यूज़पेपर और टेलीग्राफ ने मैने से टेक्सास तक 5 से 10 लाख लोगों तक ये बात पहुंचाई थी कि लेनी लीड की पहली कॉन्सर्ट के लिए नीलाम में बिकने वाली टिकट लगभग $2000 की है और एक अकेले टिकट को $225 में जेनिन टोपी बनाने वाले को बेच दिया गया। देश भर में लोगों ने अपनी टोपी अब बिना अच्छा के ये देखने के लिए उतार ली कि उनके सर पर जेनिन की टोपी है या नहीं। आयोवा का एक शहर में ये पता चला कि पोस्ट ऑफिस के आसपास के खड़े लोगों की भीड़ में एक आदमी था जिसके पास जेनिन की टोपी थी और वो उसे जीत के साथ दिखाता था, ये जानते हुए भी कि वो पूरी तरह से घिस गई थी और 2 पैसे की भी नहीं थी। वाह, एक आदमी बोला, आपके पास असली जेनिन की टोपी है, आप कितने किस्मत वाले आदमी हैं। दूसरे आदमी ने कहा, इस टोपी को संभाल कर रखें, यह आपके परिवार के लिए कीमती निशानी होगी। भीड़ में एक आदमी और था जो इस अच्छे भाग्य के मालिक होने वाले से जल रहा था। उसने कहा, चलो हम सबको एक मौका दो, इस टोपी को नीलाम कर दो। उसने ऐसा ही किया और वो यादगार के रूप में $9.50 में बिक गई। जेनिन को इसका क्या फ़ायदा हुआ? वो हर साल पहले 6 साल तक 10,000 ज़्यादा टोपियाँ बेचता रहा। खरीदारों में से शायद 9-10 ने उससे सिर्फ जिज्ञासा के कारण खरीदा होगा और उनमें से बहुत से ये सोचकर खरीदते होंगे कि उसने उन्हें उनके पैसे के बराबर की कोई चीज़ दी है। यही सोचकर वो वापस आए होंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हर बिजनेसमैन के लिए पढ़ने लायक है। इसमें बहुत से सिद्धांत हैं जिसमें हर बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स लागू होते हैं। अभी मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को मिस्टर गैनिन की तरह एडवर्टाइज करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी आदमी के पास बेचने के लिए सामान है और वो इस सामान का एडवर्टीजमेंट किसी भी तरीके से नहीं करता, तो ये एक साइन है कि किसी दिन शेरिफ उसके लिए ये काम कर देगा। इसका ये मतलब भी नहीं है कि हर किसी को न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करना ज़रूरी है या प्रिंटर की इंक का यूज़ करना है, बल्कि ये सही है कि ज़्यादातर मामलों में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फिर भी डॉक्टर और पुजारी और कभी कभी लॉयर्स और कुछ और लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से जनता तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये साफ है कि उनके किसी न किसी तरीके से जाना पहचानना चाहिए, वरना वो अपना खर्च कैसे चला सकते हैं। बी पोलाइट एंड बी काइंड टू योर कस्टमर्स। बड़े दुकानदार, सोने के पत्ते, चमकीले एडवर्टीजमेंट, ये सब बेकार ही साबित होंगे अगर आप या आपके एम्प्लॉयज़ आपके कस्टमर्स के साथ रूड बिहेवियर करते हैं। सच ये है कि आदमी जितना ज़्यादा दयालु होता है और उधार दे देता है, उसका दिया हुआ पैट्रोनेज यानी संरक्षण उतना ही ज़्यादा सम्मान वाला होगा। एक कहावत भी है, जैसा दूध वैसा पानी। वो आदमी जो कम से कम दाम में बेहतर चीज़ देता है, अपने लिए कुछ फ़ायदा बचाते हुए, वो आम तौर पर लंबे टाइम में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। यह हमें सुनहरे रूज तक लेकर जाता है। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें,
वैसा ही आप उनके साथ करें और वो आपके साथ ज़्यादा अच्छा बिहेव करेंगे। वो लोग जो अपने ग्राहकों के साथ तेज़ सौदेबाजी करते हैं, इस तरह से जैसे उन्हें कभी वापस देखने की उम्मीद नहीं करना चाहते, उनके साथ वैसा ही होगा। वो उन्हें कभी वापस कस्टमर के रूप में नहीं देखेंगे। लोग पैसे देकर ये भी पसंद नहीं करते कि उन्हें बुलाया जाए। मेरे म्यूज़ियम के अशर ने मुझे बताया कि वो एक आदमी को मारने का इरादा रखता था जो लेक्चर रूम में था जब वो बाहर आया। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि उसने मुझे कहा कि मैं जेंटलमैन नहीं हूँ। चिंता मत करो, वो इसके लिए पैसे देता है और आप उसे मारकर ये यकीन नहीं दिला सकते कि आप एक जेंटलमैन हैं। मैं एक कस्टमर को खो देना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप उसे मारते हैं तो वो कभी वापस म्यूज़ियम में नहीं आएगा और वो अपने दोस्तों को मेरी इस जगह के बजाय दूसरी जगह एंटरटेनमेंट के लिए जाने के लिए परेशान करेगा और इस तरह आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत नुकसान होगा। लेकिन उसने मुझे बेइज्जत किया। उसने कहा, बिल्कुल सही। और अगर वो म्यूज़ियम का मालिक होता और आपने उसके म्यूज़ियम में जाने के लिए उसे पैसे दिए होते और फिर उसने आपको बेइज्जत किया होता तो आपके नाराज़ होने की कुछ वजह हो सकती थी। लेकिन इस मामले में वो आदमी है जो पैसे देता है जबकि हम लेते हैं और इसलिए आपको उसके बुरे बिहेव को सहन करना होगा। मेरे अशर ने हंसते हुए ये कहा कि ये बिना डॉप के सही पॉलिसी थी, लेकिन वो ये भी बोला कि अगर उसे मेरी इच्छा पूरी करने के लिए गाली देने की उम्मीद की जाती है तो वो सैलरी बढ़ाने के अगेंस्ट नहीं होगा। बी चैरिटेबल। ऑफ कोर्स लोगों को चैरिटेबल होना चाहिए बिकॉज ये एक ड्यूटी और प्लेजर है। लेकिन इस पॉलिसी में आप देखेंगे कि जेनरस आदमी रिस्पेक्ट कमाएगा जबकि सेल्फिश और अनचैरिटेबल कंजूस को कोई नहीं पूछेगा। सोलोमन कहता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देते हैं लेकिन फिर भी उनके भंडार बढ़ते हैं और कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा बचाते हैं लेकिन वो गरीबी की तरफ जाते हैं। ये बिल्कुल सच है। ट्रू चैरिटी वो होती है जो दिल से आती है। सबसे अच्छी चैरिटी वो है जो उनकी हेल्प करे जो खुद की हेल्प करना चाहते हैं। बिना चाचे भिखारियों को पैसे देना हर तरह से बुरा है, लेकिन ढूंढ कर चुपके से उनकी हेल्प करना जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये वो चैरिटी है जो देता है लेकिन फिर भी उनका बढ़ता है। लेकिन ये गलती मत करो जैसे कुछ लोग करते हैं कि आलू की जगह भूखे को दुआ देना और ब्लेसिंग्स देना ब्रेड की जगह। पेट भरने वाले लोगों की दुआ लेना खाली पेट वाले लोगों से ज़्यादा आसान है। डोंट ब्लैब। कुछ लोगों को ये फुलिश आदत होती है कि वो अपने बिजनेस के सीक्रेट्स बताते हैं। अगर वो कमाते हैं तो वो अपने नेबर्स को बताना चाहते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता और अक्सर बहुत कुछ लॉस हो जाता है। अपने प्रॉफिट, होप्स, एक्सपेक्टेशंस, इंटेंशंस के बारे में कुछ मत बोलो। ये चीज़ें लिखने और बात करते टाइम दोनों ही सिचुएशंस में अप्लाई होनी चाहिए। गोएथे ने बोला था कि मेफिस्टोफेल्स ये कहता है, कभी कोई लेटर जो आजकल ईमेल या मैसेज में बदल गया है मत लिखो और ना ही डिस्ट्रॉय करो। बिजनेसमैन को तो लेटर्स लिखने ही पड़ते हैं, लेकिन वो ध्यान से सोचे कि वो क्या लिख रहा है। अगर आप लॉस में चल रहे हो तो और भी ज़्यादा ध्यान रखो और किसी को मत बोलो, नहीं तो आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। प्रिजर्व योर इंटीग्रिटी। ये इतना ही प्रेशियस है जितना डायमंड से रूबीज नहीं हो सकते। एक बुढ़ा कंजूस अपने लड़कों को बोला, पैसे कमाओ, अगर हो सके तो ऑनेस्टली कमाओ, लेकिन पैसे कमाओ। ये एडवाइस ना सिर्फ बहुत ही ख़राब थी बल्कि बुद्धि की कमी भी थी। ये इस बात के बराबर है जैसे कहना, अगर आपको ऑनेस्टली पैसे कमाना मुश्किल लगता है तो डिसऑनेस्टी से आसानी से कमा सकते हो, उसी तरीके से कमाओ। बेचारा मूर्ख, वो ये नहीं जानता था कि ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम है डिसऑनेस्टी से पैसे कमाना। वो ये भी नहीं जानता था कि हमारी जेल्स उन लोगों से भरी है जिन्होंने ये एडवाइस फॉलो करने की कोशिश की थी। वो ये भी नहीं समझता कि कोई भी आदमी
डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता। ये जल्द ही पता चल जाएगा, और जब उसको ऑनेस्टी की कमी पता चलती है तो हर तरह की सक्सेस की राह उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाती है। पब्लिक उन लोगों से दूर रहती है जिनको ऑनेस्टी पे शक हो, चाहे आदमी कितना भी पोलाइट, प्लीजेंट और अकोमोडेटिंग क्यों ना हो। हम में से कोई भी उसके साथ डील नहीं करना चाहता अगर हमें फॉल्स वेट्स एंड मेजर्स का शक हो। सच्ची ऑनेस्टी सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस की नहीं, बल्कि लाइफ में हर चीज़ की फाउंडेशन पर है। कॉम्प्रोमाइज़ से भरी हुई ऑनेस्टी इनवैल्यूएबल है। ये चीज़ एक ऐसी पीस और जॉय देती है जो बिना उसके नहीं मिल सकती, जो कोई भी अमाउंट ऑफ मनी या घर या ज़मीन नहीं दे सकती। एक आदमी जो स्ट्रिक्टली ऑनेस्ट है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, लेकिन उसके पास पूरा कम्युनिटी का पर्स है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर वो उधार लेता है तो वो वापस करेगा और वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसलिए सिर्फ सेल्फिशनेस के लिए भी अगर एक आदमी के पास ऑनेस्ट होने का हायर मोटिवेशन ना हो तो सब ये देखेंगे कि डॉक्टर फ्रैंकलिन की ये कहावत कभी गलत नहीं हो सकती, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अमीर होना हमेशा सक्सेसफुल होने के बराबर नहीं है। वहाँ बहुत से अमीर गरीब लोग हैं, जबकि बहुत सारे ऑनेस्ट और डिवोटेड आदमी और औरतें हैं जिनके पास कभी भी उतना पैसा नहीं था जितना कुछ अमीर लोग एक हफ्ते में खर्च कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी ज़्यादा अमीर और खुश हैं जितना वो आदमी कभी नहीं हो सकता जिसने ज़िंदगी में पाप किया हो। पैसे का अनकंडीशनल लव बिना शक के सब बुराइयों की जड़ हो सकता है, लेकिन पैसा खुद जब सही से यूज़ किया जाए तो ये सिर्फ घर में रखने के लिए हैंडी चीज़ नहीं है, बल्कि अपनी रेस को ब्लेसिंग्स देने के लिए सेटिस्फैक्शन भी देता है, क्योंकि ये ओनर को ह्यूमन हैप्पीनेस और ह्यूमन इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में हेल्प करता है। वेल्थ की इच्छा लगभग सभी में होती है और कोई नहीं कह सकता कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, अगर ओनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेप्ट करता है और उसे ह्यूमैनिटी के फ्रेंड की तरह यूज़ करता है। पैसे कमाने का हिस्ट्री जो कि कॉमर्स है, वो सिविलाइजेशन का हिस्ट्री है, और जहाँ ट्रेड सबसे ज़्यादा फला फूला हुआ है वहीं पर आर्ट और साइंस ने सबसे अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस की है। एज अ जनरल रूल पैसे कमाने वाले ही हमारी रेस के बेनिफैक्टर्स हैं। उन्हीं की वजह से बहुत हद तक हम अपने इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग और आर्ट और हमारे एकेडमीज़, कॉलेजेस और चर्चिज़ के कर्जदार हैं। वेल्थ की इच्छा या उसके ओनरशिप के खिलाफ ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि कभी कभी ऐसे कंजूस भी होते हैं जो सिर्फ बचाने के लिए पैसे जमा करते हैं और जिनके पास इससे ज़्यादा कोई एस्पिरेशन नहीं होती है कि वो सब कुछ अपने हाथ में कर लें जो उनके सामने आता है। जैसे कुछ लोग रिलीजन में पाखंडी होते हैं और पॉलिटिक्स में नेता होते हैं, वैसे ही कभी कभी पैसे कमाने वालों में भी कंजूस होते हैं। ये हाउएवर सिर्फ जनरल रूल के एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जब इस देश में हम ऐसी ऑब्स्टेकल और बाधा देखते हैं जैसे कंजूस, तो हम शुक्रिया करते हैं कि अमेरिका में हमारे पास प्रीमोर्गेनेच्योर यानी ज्येष्ठाधिकार के कोई लॉज नहीं हैं, और ये कि ड्यू कोर्स ऑफ नेचर में वो टाइम आएगा जब ये जो जमा किया हुआ डस्ट है वो ह्यूमैनिटी के फ़ायदे के लिए फैल जाएगा। इसलिए मैं हर आदमी और औरत को हमेशा ये कहता हूँ, ऑनेस्टली पैसे कमाओ वरना मत कमाओ, क्योंकि शेक्सपियर ने सच ही कहा है, वो आदमी जिसके पास पैसा, रास्ते और सेटिस्फैक्शन की कमी है वो बिना 3 अच्छे फ्रेंड्स के हैं। जॉन रॉकफेलर ने कभी कहा था, जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ सुरक्षित है, अच्छी और पक्की कमाई। ये बुक अब ख़त्म हो गई है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल मास्टरी का सफ़र अभी शुरू हुआ है। 1882 में लिखी गई इस बुक के अंदर की इंसाइट्स टाइम की टेस्ट पे खरी उतरती है। ये साबित करती है कि पैसे को समझने की कला टाइम या इकोनॉमी से बंधी नहीं है। डियर लिसनर्स, इस ऑडियो बुक में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इस बुक ने आपके अंदर के फाइनेंशियर को जगाया है
तो सिर्फ हाँ में सर हिलाने के बजाय अपनी लाइफ में कुछ एक्शन लो। इस वीडियो को लाइक करो अगर ये आपको पसंद आई है, शेयर करो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ नॉलेज की वेल्थ को फैलाने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दुनिया भर के ऑथर्स के ज्ञान के खजाने के लिए। जो लोग और ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज की तलाश में हैं उनके लिए मेरे चैनल पे द टोटल मनी मेकओवर बाय डैव रैमसे बुक की समरी अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका बैंक अकाउंट आपको थैंक यू बोलेगा। फिर मिलेंगे एक और वर्ल्ड क्लास बुक के साथ। तब तक खुश होकर सीखते रहिए और याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम हर कोई पा सकता है।